रात के 10 बजे जियांग फेई ने गेम में लॉगिन किया। क्योंकि पिछली रात वो बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में घुस गया था तो उसने लॉगिन नहीं किया था और इसलिए उसे पिछले दिन हुई बहुत सी बातों के बारे में पता नहीं था। सबसे पहले ट्वाइलाइट सिटी का टेलीपोर्टेशन पॉइंट आखिरकार पूरा हो गया था। डॉनलाइट सिटी और ट्वाइलाइट सिटी आखिर में एक दूसरे से जुड़ गए थे। इंटरसिटी बैटलफील्ड भी फाइनली पब्लिक के लिए खुल गया था। उस वक्त डॉनलाइट सिटी और ट्वाइलाइट सिटी दोनों के बाहर विल्डरनेस में कोई भी प्लेयर ट्रेनिंग करता हुआ नहीं दिख रहा था। पहले की तरह दोनों शहरों के प्लेयर्स कुछ नया ट्राई करना चाहते थे और इसीलिए बैटलफील्ड में घुसने के लिए होड़ मची हुई थी। क्योंकि मरने पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता था और बिना कोई इक्विपमेंट खोए बस थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट्स और ऑनर पॉइंट्स कटते थे तो प्लेयर्स बैटलफील्ड में जी जान से लड़ने के लिए कूद पड़े थे। भले ही बड़े गिल्ड्स अभी भी स्ट्रैटेजी के साथ अटैक कर सकते थे, पर ज्यादातर पब प्लेयर्स किसी कमांड को नहीं मानते थे और डॉनलाइट सिटी और ट्वाइलाइट सिटी के बीच होने वाली क्योटिक फाइट्स में सीधे घुस जाते थे। बिना किसी प्रॉपर कमांड के ये लड़ाइयां बिना किसी मकसद के हो रही थीं और इसलिए किसी भी तरफ की जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। फिर भी बहुत से प्लेयर्स काफी सारे ऑनर पॉइंट्स कमाने में कामयाब रहे और कुछ ने तो इक्विपमेंट भी एक्सचेंज कर लिए थे। इक्विपमेंट पाने की इस आसानी ने प्लेयर्स का बैटलफील्ड में इंटरेस्ट और भी बढ़ा दिया था। इसलिए भले ही उनमें से बहुत से लोगों ने पिछले दिन घंटों तक बैटलफील्ड में खेला था, फिर भी आज लॉगिन करने के बाद वो लगातार टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स के जरिए बैटलफील्ड में घुस रहे थे। जब जियांग फे ऑनलाइन आया तो बिली बॉय ऑनर पॉइंट्स फार्म करने के लिए एम्पीरियल ड्रैगन के मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा था। भले ही 10 लाख से ज्यादा प्लेयर्स की भीड़ में एम्पीरियल ड्रैगन छुप गया था और बैटलफील्ड में लीडर की तरह काम नहीं कर सकता था, फिर भी बिली बॉय की लीडरशिप में गिल्ड काफी अच्छा कर रहा था। लड़ाई पर कोई बड़ा असर न डाल पाने के बावजूद एम्पीरियल ड्रैगन के गिल्ड मेंबर्स बहुत कम मर रहे थे और काफी सारे ऑनर पॉइंट्स हासिल कर पा रहे थे। फे, क्या तुम वापस आ गए हो? जियांग फे के ऑनलाइन आने के बाद उसे सबसे पहला मैसेज हान टियान्यू का आया। आखिर हाँ, टियान्यू सिर्फ जियांग फे की वजह से ही गेम खेलता था, इसलिए वो हमेशा जियांग फे के हर कदम पर नजर रखता था। हाँ, मैं शाम को ही घर पहुंचा था। जियांग फे ने सिर हिलाया। अपने भाई के साथ लड़ने के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहते हो? हाँ, टियान्यू ने हंसते हुए कहा। इस बार नहीं, अभी के लिए मेरा अपने गिल्ड के साथ रहना ही बेहतर होगा, जियांग फे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आखिर वो एक ऐसे गिल्ड का लीडर था जो दी अरिस्टोक्रेट से किसी भी तरह छोटा नहीं था। अगर वो अपने गिल्ड को छोड़कर बाहर वालों के साथ लड़ता तो ये काफी अजीब लगता। कोई बात नहीं। हाँ, टियान्यू ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने ये भी नहीं पूछा कि जियांग फे के मास्टर ने उसे बुलाकर क्या करवाया था। हाँ, सही याद आया, जापानीज न्यूक्लियर पावर प्लांट के सारे न्यूक्लियर फ्यूल का क्या हुआ? क्या वो उसकी जगह यूरेनियम ओर्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे? जियांग फे ने कैजुअल तरीके से पूछा। बकवास, ये सारे यूरेनियम ओर्स ईटो फैमिली ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए थे। ये देश सच में बहुत छोटी सोच वाला है। उन बेवकूफ लोगों को बस हमारे खिलाफ खड़ा होना आता है, पर उन जापानीज से खुद को बचाना नहीं आता जिन्होंने कभी उनकी धज्जियां उड़ा दी थीं। जियांग फे को लगा कि उसे ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था। जैसे ही उसने ये बात छेड़ी, हाँ, टियान्यू गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का न्यूक्लियर फ्यूल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और जापानीज के खिलाफ सारे सबूत मिट चुके थे। तो आर्मी और गवर्नमेंट का सपोर्ट होने के बावजूद हान टियान्यू टोक्यो के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम ओर्स प्रोड्यूस करता है? जियांग फे ने हैरानी से पूछा। हाँ, उनके पास जितने यूरेनियम ओर्स हैं वो हमारे हुआक्सिया से 100 गुना ज्यादा हैं। हाँ, टियान्यू ने कहा। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद थी और कोई सीक्रेट नहीं थी। ओह, जियांग फे ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, मैं बैटलफील्ड में जा रहा हूं। हो सकता है हम वहां टकरा जाएं और साथ मिलकर लड़ें। हाँ, टियान्यू हंसते हुए बोला और उसने वॉइस कॉल काट दी। 054 एक अनप्योरिफाइड न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में यूरेनियम ओर्स भी उसके काम आ सकते हैं। जियांग फे अपने आप में बड़बड़ाया। तभी बिली बॉय भी जियांग फे को बैटलफील्ड में आने के लिए बुला रहा था। जियांग फे पहली बार इंटरसिटी बैटलफील्ड में आया था। ये बिल्कुल नया मैप था। बिली बॉय के हिसाब से ये पहाड़ों और नदियों से भरा एक बहुत बड़ा एरिया था और अपने आप में एक छोटी सी अलग दुनिया जैसा लगता था। पूरा बैटलफील्ड एकदम सिमेट्रिकल था और दोनों तरफ 3 ऑक्यूपेशन पॉइंट्स थे, एक फ्रंटलाइन पोस्ट, एक मिड पॉइंट आर्मी पोस्ट और एक मेन कैंप। सारे प्लेयर्स अब अपने अपने फ्रंटलाइन पोस्ट्स के सामने मैदान पर एक खतरनाक क्योटिक लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों तरफ के प्लेयर्स का मैं मकसद हर किसी को मारना था, इसलिए किसी को भी लड़ाई जीतने या हारने की परवाह नहीं थी। प्लेयर्स के बैटलफील्ड में आने का इकलौता मकसद बस मजे करना था। इसी वजह से वहां मौजूद हर कोई बस एक दूसरे को मारने पर फोकस कर रहा था। हमें इसे कैसे खेलना चाहिए? जियांग फे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हम्बल था और अगर उसे कुछ नहीं पता होता तो वो मान लेता था। इसलिए बैटलफील्ड के मामले में उसने अभी भी बिली बॉय को लीड करने देने का फैसला किया। हमारी अभी की पावर को देखते हुए हम किसी भी तरह से सामने वालों के फ्रंटलाइन कैंप पर कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए आज का हमारा मिशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है ताकि हमारे गिल्ड मेंबर्स के लिए ऑनर पॉइंट्स कमाए जा सकें। बिली बॉय ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम जो कहो, आज मैं तुम्हारी ही कमांड सुनूंगा।
जियांग फे भी हंसने लगा। हाँ, सही याद आया। लिटिल रेन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज है। जियांग फे हंसते हुए लिटिल रेन के पास गया और ट्रेड के जरिए उसे ढेर सारे पोशंस दे दिए। एंट एग एसेंस पोशन एक्सलेंट इफेक्ट एवरी 10 मिलीलीटर्स कैन परमानेंटली इंक्रीज 100 मैक्सिमम माना पॉइंट्स। अगर 0541 ने दिन में इस आइटम का जिक्र नहीं किया होता तो जियांग फे इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका होता। क्योंकि 0541 ने पहले ही इस आइटम का डेटा रिकॉर्ड कर लिया था तो अब ये जियांग फे के किसी काम का नहीं था। आखिर जियांग फे को गेम में माना पॉइंट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वहां कुल 10 बोतलें थीं। हर बोतल में 500 ml था। इसलिए बोतलों का पूरा कंटेंट पीने से किसी मैजिशियन के माना पॉइंट्स 50,000 तक बढ़ सकते थे। ब्रदर फे, मैं पोशंस की 10 बोतलें मिलने के बाद लिटिल रेन इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अब तक वो लेवल 40 पर पहुंच चुका था और उसने फाइन क्वालिटी फीनिक्सेस डाउनफॉल का पूरा सेट पहनना शुरू कर दिया था। उसके माना पॉइंट्स पहले ही 14,000 को पार कर चुके थे। अगर उसके मैक्सिमम माना पॉइंट्स 50,000 और बढ़ जाते तो वो फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल कर पाता। लिटिल रेन के पास फाइन क्वालिटी फीनिक्सेस डाउनफॉल सेट पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भले ही रोजेट रोज एक हिडन क्लास कुट्यूरियर को हायर कर पाई थी, पर उसका लक जियांग फे जितना हाई नहीं था। इसलिए सक्सेस रेट्स और हाई क्वालिटी रेट्स बहुत कम थे। उसके लिए फाइन क्वालिटी सेट्स बनाना ही बहुत किस्मत की बात थी। वो सुपीरियर क्वालिटी सेट बनाने का बस सपना ही देख सकता था। ठीक है, पोशंस पी लो। अब तुम्हारे छा जाने का वक्त आ गया है, फॉरबिडन मैजिशियन। डैम, फॉरबिडन मैजिशियन? बिली बॉय और लेडी कैसानोवा जैसे लोग जो एम्पीरियल ड्रैगन में काफी बाद में जुड़े थे, वो सब आंखें फाड़कर लिटिल रेन को घूरने लगे। शुरुआत में लेडी कैसानोवा और बाद में जुड़ने वाले दूसरे प्लेयर्स, खासकर दोनों मेन गिल्ड्स के एलीट्स, लिटिल रेन को कुछ खास नहीं समझते थे। आखिर वो बस एक सेकंड जॉब पायरोमांसर था। उसे गिल्ड मास्टर से इतनी अटेंशन क्यों मिलनी चाहिए? आज जाकर उन्हें समझ में आया कि बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला लिटिल रेन असल में एक फॉरबिडन मैजिशियन था जो लड़ाई की पूरी बाजी पलट सकता था। एंट एसेंस निगलने के बाद लिटिल रेन ने जल्दी जल्दी माना पोशंस पी लिए। अब उसके पास 50,000 से ज्यादा माना पॉइंट्स थे, इसलिए बिना पोशंस के पूरी तरह रिकवर होने में उसे थोड़ा टाइम लगने वाला था। अब जबकि हमारे पास एक फॉरबिडन मैजिशियन है तो मैंने एक प्लान सोचा है, बिली बॉय ने कहा। उस वक्त बाकी सब अभी भी इसी हैरानी में थे कि लिटिल रेन असल में एक ऐसा मैजिशियन है जिसे फॉरबिडन स्पेल्स आते हैं। जरा हमें भी बताओ, जियांग फे ने कहा। गिल्ड मास्टर, अगर मैं गलत हूं तो बताना, पर मुझे पक्का यकीन है कि आप दी एरिस्टोक्रेट्स के गिल्ड मास्टर के काफी क्लोज हैं। हाँ, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं? उनसे पूछिए कि क्या वो ट्वाइलाइट सिटी के आउटपोस्ट को हराने की हमारी इस लड़ाई में साथ देना चाहेंगे। क्या तुम ही वो नहीं हो जिसने कहा था कि एक या दो गिल्ड्स कभी भी इस जंग का रुख नहीं बदल सकते? जियांग फे ने पूछा। हाँ, गिल्ड मास्टर, ये वो चीजें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए थीं। जंग में एक कहावत है कि हवा चाहे कितनी भी तेज चले, पहाड़ उसके सामने नहीं झुकता। भले ही इस जंग में हमारी गिनती कम है, पर जब तक हम हार नहीं मानते ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स का मोराल गिरता रहेगा। दूसरी तरफ डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स आसानी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार उन्हें पता चल गया कि हमें हराया नहीं जा सकता तो और भी प्लेयर्स लड़ने आ जाएंगे। तब तक ट्वाइलाइट सिटी के लिए हमें रोकने का कोई भी तरीका आजमाना बहुत लेट हो चुका होगा, बिली बॉय ने समझाया। ये सच में ऐसी चीज है जो मुझे सीखनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूं। मैं दूसरे गिल्ड से बात करता हूं। अगर तुम्हारे प्लान में कोई बदलाव हो तो मुझे बता देना, जियांग फे ने कहा। जहां जियांग फे पीवीई कंटेंट का चैंपियन था, वहीं बिली बॉय पीवीपी का चैंपियन था। अगर वो जीत की गारंटी दे रहा था तो जियांग फे को इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। अगर वो हार भी जाते तो भी जियांग फे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बिली बॉय के साथ मैदान में पागलों की तरह लड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। जियांग फी के अंदाजे के हिसाब से जैसे ही उसने हाँ तियान्यू से साथ मिलकर लड़ने के बारे में पूछा, हाँ तियान्यू ने बिना कोई डिटेल्स मांगे तुरंत हाँ कर दी। हाँ, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? हाँ, तियान्यू हंसते हुए बोला। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ट्वाइलाइट सिटी के आउटपोस्ट को गिराने में कामयाब हो गए तो सिस्टम हमें कोई अच्छा रिवॉर्ड देगा, हैप्पी ड्रंक ने कहा। जब हाँ तियान्यू ने एम्पीरियल ड्रैगन के साथ मिलकर ट्वाइलाइट सिटी के खिलाफ लड़ने का आइडिया दिया तो वो काफी कोऑपरेटिव था। हैप्पी ड्रंक को जियांग फे पर नहीं बल्कि बिली बॉय पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वैसे भी अगर वो हार भी जाते तो टाइम के अलावा उनका कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला था। दो गिल्ड्स के एक साथ आने का मतलब था कि फ्रंट लाइन्स पर 2 लाख से ज्यादा प्लेयर्स उतरने वाले थे। ये एक बहुत ही तगड़ी फोर्स थी जिससे टकराना आसान नहीं था, और इसमें तो अभी लिटिल रेन जैसे फॉरबिडन मैजिशियन और डिवाइन आर्ट वाले प्रीस्ट को गिना ही नहीं गया था। हाँ, तियान्यू ने भारी कीमत चुकाकर जियांग फे से डिवाइन आर्ट स्किल बुक खरीदी थी। इतने टाइम के बाद उसने पहले ही अपने एक मेंबर को ये स्किल सिखा दी थी। अभी इन दोनों गिल्ड्स के पास मैजिक पावर का एक जबरदस्त फायदा था और बिली बॉय जानता था कि ये चीज जंग का रुख पूरी तरह पलट सकती है। बिली बॉय ने कमांडिंग लीडर की जिम्मेदारी संभाली और 2 लाख से ज्यादा प्लेयर्स वाले इन दोनों गिल्ड्स को वॉर जोन की तरफ ले गया। आगे बढ़ो, वो जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनने वाले सारे प्लेयर्स जोश से भर उठे। जल्द ही ये विशाल आर्मी वॉर जोन में पहुंच गई।
जियांग फे जो आगे की लाइन में खड़ा था, उसने देखा कि मैदान में जहां तक नजर जा रही थी बस प्लेयर्स ही प्लेयर्स नजर आ रहे थे। इस जंग में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स की गिनती का कोई अंत ही नहीं था। बाप रे! उस वक्त वहां करीब 10 लाख से ज्यादा प्लेयर्स मौजूद थे। किस्मत से सिस्टम ने चीजें काफी आसान कर दी थीं। दुश्मन प्लेयर्स को साफ दिखने वाले रंग दिए गए थे, रेड और ब्लू। अपना ट्रम्प कार्ड छुपाकर रखना। कल वाली स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है। द अरिस्टोक्रेट्स के प्लेयर्स एम्पीरियल ड्रैगन के पीछे रहेंगे। बस इतना ही, बिली बॉय ने कहा। इसके साथ ही एम्पीरियल ड्रैगन के प्लेयर्स फॉर्मेशन में आने लगे। उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए उनका कोऑपरेशन लगभग परफेक्ट था। 2 लाख प्लेयर्स की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी किसी भी बिखरी हुई दुश्मन आर्मी को आसानी से गाजर मूली की तरह काट सकती थी। भले ही दुश्मनों की गिनती बहुत ज्यादा थी, पर जीत एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की ही होती। ऐसा नहीं था कि ट्वाइलाइट सिटी के पास मजबूत गिल्ड्स की कमी थी, बल्कि आयरन ब्लड अलायंस को जांग यांगशु से ऑर्डर मिला था कि वो जियांग फे से पंगा न लें। पर बैटलफील्ड इतना बड़ा था कि कोई किसी को ठीक से पहचान नहीं सकता था। आखिरकार आयरन ब्लड अलायंस ने ट्वाइलाइट सिटी के 6 और गिल्ड्स के साथ हाथ मिला लिया और 5,50,000 प्लेयर्स के साथ एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स को घेर लिया। यार, दुश्मनों को भी पता है कि साथ मिलकर कैसे काम करना है, और हमारे लोगों को देखो, कचरा हमेशा कचरे की तरह ही सोचता है और दूसरों को भी अपने नीचे काम करवाना चाहता है। हैप्पी ड्रंक ने गुस्से में भड़ास निकाली। उसने अभी डॉनलाइट सिटी के सारे गिल्ड मास्टर्स को मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, पर उसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था। एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स के कंपेयर में ये दूसरों के लिए थोड़ा अनफेयर था। इन दोनों गिल्ड्स ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की थी और उन चीजों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें ऑलमोस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जाता था। जाहिर सी बात थी कि बाकी लोग इन दोनों गिल्ड्स को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी वजह से डॉनलाइट सिटी के बाकी गिल्ड्स के लिए आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दूसरी तरफ ट्वाइलाइट सिटी का माहौल काफी बढ़िया था। जब आयरन ब्लड अलायंस को अपना टेरिटरी ऑर्डर मिला था तो उन्होंने शहर के बाकी गिल्ड्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बनाई थी। जब वो ट्वाइलाइट के सबसे मजबूत गिल्ड बन गए तब भी उन्होंने अपने आप को इस तरह चलाया कि दूसरे गिल्ड्स उन्हें कोई खतरा नहीं बल्कि एक दोस्त मानते थे। इसलिए जब आयरन ब्लड अलायंस ने लड़ने के लिए आवाज दी तो सारे गिल्ड्स उनकी मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उसी वक्त जहां हैप्पी ड्रंक जंग को लेकर थोड़ा टेंशन में था, वहीं बिली बॉय एकदम शांत खड़ा था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके पास 2 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद थे जो कभी भी हमला करने के लिए तैयार थे। अगर वो फिर भी दुश्मन के आउटपोस्ट को तबाह नहीं कर पाया तो वो कभी पीवीपी फील्ड्स में नहीं खेलेगा। फॉर्मेशन बदलो। कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन। लेफ्ट विंग की तरफ बढ़ो और अटैक करो, बिली बॉय चिल्लाया। पूरी आर्मी ने उसकी कमांड मानी और तेजी से सिकुड़ने लगी। बिना स्पीड कम किए आर्मी ने दुश्मन के लेफ्ट विंग पर चार्ज कर दिया। गिल्ड मास्टर, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप भी इस फाइट में शामिल हो सकते हैं? इससे हमारे आदमियों का नुकसान काफी कम हो जाएगा, बिली बॉय ने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, आज तुम कमांडर हो, मैं तुम्हारी बात ही मानूंगा। फे, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, तियान्यू ने पूछा। तुम? रहने दो, तुम बस एक बोझ बनोगे, चेनशी ने हाँ तियान्यू का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये आलसी इंसान अपना लेवल बढ़ाने के मामले में बहुत कामचोर था और उसने अपने इक्विपमेंट की तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा था। अगर वो जियांग फे के साथ लड़ा तो केले के छिलके पर फिसलने वाले आदमी से भी ज्यादा तेज गिरेगा। मुझे अकेले ही घूमने दो, इस तरह मुझे दूसरों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, जियांग फे ने कहा। फिर वो सामने की तरफ बढ़ा और उसने जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन कर लिया। ड्रैगन की दहाड़ इतनी दमदार थी कि उसने ट्वाइलाइट हो या डॉनलाइट सारे प्लेयर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबकी नजरें जियांग फे और उसके ड्रैगन पर टिक गई थीं। उस पल जियांग फे पूरी डॉनलाइट सिटी के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका था। जियांग फे का इस तरह सामने आना एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स के सारे प्लेयर्स के लिए एक दमदार एड्रेनलिन रश जैसा था। पिछले दिन जियांग फे के ना आने से सबको लगा था कि उसे इस जंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद वो आज भी ना आए। इसलिए जब ड्रैगन ने दहाड़ मारी और जियांग फे की एंट्री हुई तो उन्हें यकीन हो गया कि वो अकेला ही इस जंग की बाजी पलट सकता है। दूसरी तरफ ड्रैगन के सामने आते ही ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को किसी बुरी खबर का अंदाजा हो गया था। अकेला जियांग फे उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था, पर उसके वहां होने का मतलब था कि वो ताकतवर ब्लैक ड्रैगन उसकी कमांड पर चलने वाला था। सिर्फ इसी बात ने जियांग फे के दुश्मनों का मोराल काफी नीचे गिरा दिया था। मारो! एक जबरदस्त दहाड़ के साथ जियांग फे अपने ड्रैगन पर सवार होकर दुश्मन के लेफ्ट विंग की तरफ झपटा और अटैक कर दिया। रेंज्ड अटैकर्स, उसे वहीं रोके रखो। जियांग फे को नीचे आता देख दुश्मन के लीडिंग कमांडर ने ऑर्डर्स देने शुरू किए, पर जियांग फे अभी भी उनकी रेंज से बाहर था। वो जियांग फे को नीचे गिराने के लिए चाहे कितने भी बेताब क्यों ना हो, उन्हें उसके अटैक रेंज में आने तक का इंतजार करना ही था। बेला, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है, जियांग फे चिल्लाया। ठीक है। बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी इजाबेला की स्किल बहुत दमदार थी। रेन ऑफ फायर इतनी दूर तक फैली और इतनी खतरनाक थी कि इसके पहले अटैक की चपेट में आने वाले लोग कभी इसकी रेंज से बाहर नहीं निकल पाते।
देखते ही देखते जिस बड़े एरिया में इजाबेला ने रेन ऑफ फायर कास्ट किया था वो पूरी तरह खाली हो गया। जियांग फे तुरंत नीचे उतरा और लैंडिंग जोन पर पैर रखते ही उसने ड्रैगन को अनसमन कर दिया। भले ही ड्रैगन देखने में बहुत कूल था, पर वो एक साथ इतने सारे प्लेयर्स के अटैक्स झेलने के लिए बहुत कमजोर था। आखिरकार जियांग फे को ही सब कुछ टैंक करना पड़ा। चार्ज। जब जियांग फे इजाबेला के साथ अकेला था तो आसपास के प्लेयर्स किसी सुनामी की तरह आए और अटैक कर दिया। जियांग फे ने तुरंत इंस्टेंट आइस बर्स्ट से पलटवार किया और उसके बाद इजाबेला ने पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसने प्लेयर्स को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। उस पल इजाबेला ने अपने रेंज्ड अटैक छोड़ने का फैसला कर लिया था। जमीन पर पैर रखते ही इजाबेला ने तुरंत डीमन फ्लेम इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया और टूट पड़ी। भले ही दुश्मन जियांग फे और इजाबेला दोनों पर कुछ हिट्स मारने में कामयाब रहे, पर वो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए क्योंकि उन दोनों का डिफेंस बहुत तगड़ा था। इसके अलावा जियांग फे का जबरदस्त लाइफस्टील इफेक्ट पलक झपकते ही सारा डैमेज रिवर्स करने और रिजेनरेट करने के लिए काफी था। लेफ्ट विंग में करीब 10,000 प्लेयर्स मौजूद थे, पर जो लोग जियांग फे पर हिट मार पा रहे थे वो बस कुछ 100 ही थे। बाकियों का या तो रास्ता ब्लॉक था या फिर उनकी अटैक रेंज बहुत कम थी। भाइयों, क्या तुम अपने गिल्ड मास्टर को अकेले लड़ने दोगे? मेरे पीछे आओ, बिली बॉय चिल्लाया जब उसने देखा कि जियांग फे दुश्मन की लेफ्ट विंग फॉर्मेशन में तहलका मचाने में कामयाब हो गया था। गिल्ड मास्टर की मदद करो। बिली बॉय की बातों से जोश में आकर एम्पीरियल ड्रैगन के मेंबर्स उसके पीछे हो लिए। पूरे जोश और ऑर्गेनाइज तरीके से एम्पीरियल ड्रैगन के 1 लाख प्लेयर्स बिना डरे दुश्मनों की भीड़ में घुस गए। एक बार जब एम्पीरियल ड्रैगन आगे बढ़ा तो दी एरिस्टोक्रेट्स के मेंबर्स भी उनके ठीक पीछे चल पड़े। कुल मिलाकर डॉनलाइट सिटी के 2 लाख प्लेयर्स दुश्मनों की लहर के खिलाफ डटकर आगे बढ़े। शिट, उस वर्डियर ग्लाइडर पर ध्यान मत दो, पीछे हटो। डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ, लेफ्ट विंग का कमांडिंग ऑफिसर चिल्लाया। उसकी कमांड में फ्रंटलाइन के पीछे खड़े 10,000 प्लेयर्स अभी भी फॉर्मेशन में बिल्कुल सही खड़े थे, पर जिन लोगों पर जियांग फे ने अटैक किया था वो बुरी तरह बिखरे हुए थे। जियांग फे के अकेले ही कुछ 100 प्लेयर्स को उड़ा देने से 10,000 प्लेयर्स की पूरी फॉर्मेशन बिगड़ गई थी। हर कोई वर्डियर ग्लाइडर पर फोकस कर रहा था और सामने से आ रहे डॉनलाइट सिटी के 2 लाख प्लेयर्स पर किसी का ध्यान ही नहीं था। वापस फॉर्मेशन में आओ। डैम इट, मैंने कहा फॉर्मेशन बनाओ। दुश्मन आ रहा है बेवकूफों, लेफ्ट विंग का कमांडर चिल्लाया। वो चाहे जितना भी चीखता रहा, जियांग फे को घेरने वाले प्लेयर्स ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि उनका पूरा ध्यान बस जियांग फे पर टिका था। उनमें से ज्यादातर लोग एक ही बात सोच रहे थे कि तुम स्ट्रांग हो तो क्या हुआ, तुम इतने सारे प्लेयर्स के सामने अकेले ही तो हो। अगर आज हमने तुम्हें नहीं मारा तो हम डूब मरने लायक हो जाएंगे। इसी वजह से खुद को सही साबित करने के लिए प्लेयर्स खुद को रोक नहीं पाए और जियांग फे पर टूट पड़े, यहां तक कि उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स भी इग्नोर कर दिए। ये सोचना बिल्कुल गलत था कि दुश्मनों के इतने बड़े समंदर के सामने जियांग फे अकेला था। क्या जियांग फे को मारना इतना आसान था? सारे डीबफ और क्राउड कंट्रोल स्किल्स को एंट मिल्क से आसानी से हटाया जा सकता था। मेली अटैकर्स को जियांग फे तुरंत मार गिराता था। अगर वो झुंड बनाकर भी आते तो जियांग फे गॉड्स रात से उन सबको आसानी से साफ कर सकता था। कोई भी जियांग फे की टक्कर का नहीं था। पलक झपकते ही बिली बॉय 2 लाख प्लेयर्स के साथ जियांग फे की मदद करने पहुंच गया। जब 2 लाख प्लेयर्स की ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बिखरे हुए प्लेयर्स के समंदर में घुसी तो नतीजा सबको पता था। पहले अटैक की वेव में ऐसा मैजिक था जिसने पहले से ही बिखरे हुए प्लेयर्स की फॉर्मेशंस चीर कर रख दी। अटैक की दूसरी वेव बहुत सिंपल थी, जिसमें सारे मेली फाइटर्स को फ्रंट लाइन्स पर जाकर अटैक करना था। थोड़े से टाइम के बाद सारे मेली फाइटर्स पीछे हट जाते ताकि हीलर्स उनकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकें और उसी बीच मैजिशियंस मैजिक अटैक की एक और वेव मार सकें। फॉर्मेशन बदलो, बिली बॉय चिल्लाया। उसी पर लेडी कैसानोवा 7 स्टार वॉरियर और दूसरे टॉप प्लेयर्स अपनी खुद की टीम लेकर आए और दुश्मनों के हीलर और मैजिशियंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। एक ही झटके में वो टाइट फॉर्मेशन बदल गई। डॉनलाइट सिटी की फॉर्मेशन 2 हिस्सों में बंट गई, एक असैसिनेशन टीम और दूसरी सपोर्टिंग टीम। असैसिनेशन टीम अभी दुश्मनों के हीलर और मैजिशियन को मारने गई थी, जबकि सपोर्टिंग टीम बैकअप प्लान की तरह बिली बॉय के साथ ही रुकी रही। शिट, लेफ्ट विंग का कमांडिंग ऑफिसर घबराने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी आर्मी को लीड करेगा जो उसके ऑर्डर्स सुनने से मना कर देगी और पागलों की तरह सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगी। एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बिखरी हुई आर्मी में यही फर्क होता था। भले ही गिनती में दुश्मन आगे थे, पर एक काबिल ऑफिसर भी क्या कर लेता जब उसके सिपाही उसकी बात ही न माने। भले ही उसके खुद के गिल्ड मेंबर्स बात मानते हों, पर बाकी के एलाई गिल्ड्स ऐसा नहीं करते थे। उसके अपने 10,000 प्लेयर्स के गिल्ड के अलावा कोई और उसकी बात नहीं सुनता था। वो 2 लाख प्लेयर्स की ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से ठीक से कैसे लड़ सकता था? लेफ्ट विंग का खेल खत्म हो चुका था। करीब 80,000 प्लेयर्स एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाए। देखते ही देखते जियांग फे और उसके पीछे आ रहे कुछ प्लेयर्स फॉर्मेशन को तोड़कर बिल्कुल बीच में पहुंच गए। रियर टीम, फ्रंट टीम, अपनी पोजीशन बदलो, बाकी सब पीछे हटो। अब और जोर से अटैक करने का वक्त आ गया है। आर्मी के लेफ्ट विंग फॉर्मेशन तोड़ते ही बिली बॉय ने एक ऑर्डर दिया। जब एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स को दुश्मन ने घेर लिया था तो बिली बॉय ने एक रिदम में अटैक किया।
पर अब जब वो लेफ्ट विंग को पार कर चुका था तो वो दुश्मन को भागने नहीं देने वाला था, खासकर तब जब उसके हाथ में 2 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। पलक झपकते ही आर्मी ने बिली बॉय की कमांड सुनी और उसी हिसाब से आगे बढ़ी। बीच में कोई भी गड़बड़ या परेशानी नहीं हुई। जंग में एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स को एलाइज माना जाता था। हान टियान्यू जियांग फेई के साथ बहुत सही था। साथ ही हैप्पी ड्रंक बिली बॉय की इज्जत करता था। इसीलिए भले ही डॉनलाइट सिटी की आर्मी में सिर्फ 2 गिल्ड्स थे, पर उनके बीच का कोऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था। भाइयों, हम सारी फुटेज गिल्ड मास्टर को नहीं खाने दे सकते। अब हमारे छा जाने का भी वक्त आ गया है। फिश हेड फॉर्मेशन। सारे लोग सामने से हमला करो, बिली बॉय चिल्लाया। जीत के लिए, शान के लिए, लड़कियों के लिए, एम्पीरियल ड्रैगन के लिए, द सोरिंग विक्ट्री। किसी को नहीं पता कि चीयर करना किसने शुरू किया, पर जंगल की आग की तरह ये आवाज तेजी से फैल गई और पूरा मैदान बार बार एम्पीरियल ड्रैगन द सोरिंग विक्ट्री चिल्लाने लगा। ओ ये! इतने जबरदस्त जोश को देखकर जियांग फे भी खुद को चीयर करने से नहीं रोक पाया। उसी वक्त उसने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और आर्मी के ऊपर उड़ने लगा। वो ड्रैगन एक कंपस की सुई की तरह था जो जियांग फे के साथ सारे प्लेयर्स को अटैक करने के लिए आगे ले जा रहा था। साथ ही इसने एम्पीरियल ड्रैगन के सारे प्लेयर्स को गजब का मोटिवेशन दिया था। हाँ, टियान्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा जब उसके मेंबर्स भी साथ में चीयर करने लगे, पर हैप्पी ड्रंक को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो एम्पीरियल ड्रैगन का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वो किसी दूसरे गिल्ड की शान में नारे लगा रहे थे। पर हैप्पी ड्रंक जानता था कि ये उनके जोश पर पानी फेरने का सही वक्त नहीं था। उस वक्त सारे प्लेयर्स का मोराल आसमान छू रहा था। भले ही हैप्पी ड्रंक इससे बहुत खुश नहीं था, पर उसने इस बार इसे इग्नोर कर दिया। ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स घबराने लगे क्योंकि उन्हें अपने दुश्मनों का खतरनाक मोराल महसूस हो रहा था। भले ही उनकी तरफ अभी भी ज्यादा प्लेयर्स थे, पर दुश्मनों को घेरने के बावजूद वो सामने से आ रहे अटैक्स को नहीं रोक पा रहे थे। अब जब दुश्मन एक पक्के इरादे से अटैक कर रहे थे और उनके बीच जियांग फे मौजूद था जो ना जाने कब अपने जादुई ड्रैगन को समन कर ले, तो ट्वाइलाइट सिटी की पूरी आर्मी ये सोचकर टूट गई थी कि उनकी हार अब पक्की है। अभी रीग्रुप करो और डिफेंस संभालो, आयरन ब्लड अलायंस के कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, क्योंकि सामने से आ रही एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स की आर्मी पूरी ताकत से पुश कर रही थी। अगर पूरे बैटलफील्ड को एक पेंटिंग मान लिया जाए तो ये स्पार्टन्स के अटैक जैसा एक गजब का नजारा था। जिस आर्मी के पास नंबर्स का फायदा था उसे डिफेंस करने पर मजबूर होना पड़ रहा था, और छोटी आर्मी लगातार ऑफेंस कर रही थी। आयरन ब्लड अलायंस के कमांडिंग ऑफिसर ने हालात के हिसाब से चलने का फैसला किया। जब दुश्मन के पास फॉरबिडन स्पेल मौजूद हो तो वो कुछ नहीं कर सकता था। ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स भले ही गिनती में ज्यादा थे, पर उनमें लड़ने और दुश्मन को खदेड़ने के जज्बे और मोराल की कमी थी। अगर बात लंबी खिंचती तो शायद दुश्मन के अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने से पहले ही वो जंग हार जाते। दुश्मन कमांडर ने शायद पहले कभी असली फॉरबिडन स्पेल नहीं देखा है, बिली बॉय हंसा। अगर उसने इजाबेला को अपना पार्शियल फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करते देखा होता तो दुश्मन कमांडर कभी अपनी आर्मी को इतने झुंड में खड़ा नहीं करता। लेकिन बिली बॉय की सोच पूरी तरह सही नहीं थी। भले ही आयरन ब्लड अलायंस डिफेंसिव साइड पर खेल रहा था, पर कमांडिंग ऑफिसर इतना स्मार्ट था कि उसने अपनी आर्मी को खुले मैदान में रखने के बजाय एक वैली में भेज दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपनी आर्मी को खुद ही कटने के लिए कसाई खाने भेज रहा होता। दूसरी तरफ अगर वो अपनी आर्मी को फैलाकर खड़ा करता तो फॉरबिडन स्पेल का टोटल डैमेज कम हो जाता, लेकिन इससे दुश्मन को कमजोर प्लेयर्स को चुन चुन कर मारने का मौका मिल जाता। वैसे भी उस बैटलफील्ड में मरने पर प्लेयर्स का लेवल कम नहीं होता था और इक्विपमेंट भी नहीं गिरते थे। इसीलिए आयरन ब्लड अलायंस के कमांडिंग ऑफिसर ने एक प्लान सोचा। वो प्लेयर्स के एक बड़े ग्रुप की बलि चढ़ाने का प्लान बना रहा था ताकि वो फॉरबिडन स्पेल का हिट झेल सके और उसके बाद वो पलटवार कर सके। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अपना फॉरबिडन स्पेल बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था, तो आयरन ब्लड अलायंस के कमांडिंग ऑफिसर ने हिसाब लगा लिया था कि वो अपनी आर्मी की गिनती के दम पर किसी न किसी तरह वापसी कर ही लेगा। आयरन ब्लड अलायंस के लिए ये सच में एक बढ़िया आइडिया था, पर मुसीबत ये थी कि फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने वाली सिर्फ इजाबेला ही अकेली नहीं थी। फ्रंट आर्मी घुटनों पर बैठो और एक मैसिव असॉल्ट के लिए तैयार हो जाओ, बिली बॉय ने कहा जब वो दुश्मन के बेस कैंप से लगभग 500 मीटर्स दूर थे। बिली बॉय ने लिटिल रेन की तरफ मुड़कर उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजा। मजे करो मेरे भाई, मैं देख सकता हूं कि तुम कब से खुद को रोक रहे हो। अब दुनिया को यह दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम क्या कर सकते हो। इस पल सिर्फ जियांग फे 7 स्टार वॉरियर बिली बॉय और जाओ फेंग को ही लिटिल रेन के फॉरबिडन स्पेल के बारे में पता था। हे, लिटिल रेन हंसा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि फॉरबिडन स्पेल का ये राज किसी को पता न चले। यहां तक कि उसकी अपनी छोटी बहन गले एवर समर को भी नहीं पता था कि उसके पास एक फॉरबिडन स्पेल है। इतने टाइम बाद आखिरकार वो अपने फॉरबिडन स्पेल की तबाही मचाने वाली ताकत दुनिया को दिखा सकता था। Apocalyptic flame summons the flame from the heart of the world. Choose anywhere within 1000 meters. Deals 1000% magic damage to an area of 100 meters diameter. Inflicts burn, dealing 5% maximum health points as damage per second to all targets within the effective range. Lasts for 30 seconds. Cast time 5 minutes. Mana cost 60,000.
लिटिल रेन के फॉरबिडन स्पेल की ताकत इजाबेला जितनी खतरनाक नहीं थी। पहला, उस स्किल का एरिया ऑफ इफेक्ट सिर्फ 100 मीटर्स डायमीटर का एक सर्कल था। अगर दुश्मन एक डब्बे में बंद मछलियों की तरह एकदम सटकर भी खड़े होते तो ये स्किल ज्यादा से ज्यादा 50,000 प्लेयर्स को ही हिट कर पाती, जबकि इजाबेला 2 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को हिट कर सकती थी। दूसरा, उसका डैमेज भी काफी कमजोर था, लेकिन किसी प्लेयर के सामने 1000% मैजिक अटैक किसी टैंक को इंस्टेंटली उड़ाने के लिए काफी था। ऊपर से देखने पर ये दोनों फॉरबिडन स्पेल्स एकदम अलग लेवल पर थे, लेकिन एनपीसी के मुकाबले एक प्लेयर के फॉरबिडन स्पेल में ग्रोथ पोटेंशियल होता था। सबसे बड़ी बात, प्लेयर्स इक्विपमेंट एनहांसमेंट के जरिए अपने फॉरबिडन स्पेल को और भी बेहतर कर सकते थे। कुछ हायर टियर इक्विपमेंट में एक स्पेशल इफेक्ट होता था जो फॉरबिडन स्पेल की रेंज या एरिया ऑफ इफेक्ट को बढ़ा देता था। एनपीसीएस में इस तरह का कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता था। दूसरी बात, एक प्लेयर के फॉरबिडन स्पेल का कोई कूलडाउन पीरियड नहीं होता था। भले ही उनका माना कॉस्ट बहुत ज्यादा था, पर एक प्लेयर को अपना माना गेज पूरी तरह रिकवर करने में सिर्फ 1 घंटा या 30 मिनट लगते थे, जबकि किसी एनपीसी को कूलडाउन खत्म होने के लिए कई घंटों या पूरे 1 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ता था। अपना स्पेल कास्ट करते वक्त लिटिल रेन प्लेयर्स की भीड़ में छुपा हुआ था। दुश्मनों की नज़र से देखा जाए तो वो बिल्कुल गायब था, लेकिन जितनी देर वो कास्ट करता गया आसपास का माहौल उतना ही बदलने लगा और बदलाव को तुरंत पकड़ने वाले प्लेयर्स ने इसे झट से नोटिस कर लिया। आसपास का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था और हवा हर पल सूखती जा रही थी। 5 मिनट का कास्ट टाइम कोई कम वक्त नहीं था, लेकिन क्योंकि हर कोई पहली बार इस इफेक्ट को महसूस कर रहा था तो किसी को पता ही नहीं था कि आसपास हो रहे ये बदलाव किसी फॉरबिडन स्पेल की निशानी थे। ट्वाइलाइट सिटी के कुछ प्लेयर्स जोश में थे, पर उनका पूरा ध्यान जियांग फे और उसके साथ खड़ी उस खूबसूरत लड़की पर टिका था। एक बार वो अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाती तो हर कोई तुरंत वहां से भाग खड़ा होता। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खतरा सिर्फ वही नहीं थी। तैयार हो जाओ। बिली बॉय ने देखा कि लिटिल रेन अपना कास्टिंग खत्म करने ही वाला था। लिटिल रेन फ्रंट लाइन्स पर एकदम सही जगह खड़ा था, जहां टैंक्स और मैजिशियंस एक साथ झुंड बनाए खड़े थे। एक बार टैंक्स और मैजिशियन साफ हो जाते तो वो बिना किसी रुकावट के आसानी से अटैक कर सकता था। तब तक हीलर्स और रेंज्ड अटैकर्स गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। अपोकलिप्टिक फ्लेम। लिटिल रेन की हथेली से एक मुट्ठी के बराबर फायरबॉल उड़ता हुआ निकला। इसका साइज देखकर लग रहा था कि ये गेम के सबसे कमजोर मैजिशियन के फायरबॉल से भी ज्यादा कमजोर था, लेकिन बिजली जैसी स्पीड के साथ ये पूरे मैदान को पार करते हुए लिटिल रेन से 700 मीटर्स दूर जा गिरा। ये एक ऐसी रेंज थी जो आज तक किसी भी क्लास के पास नहीं थी। वो क्या है? आयरन ब्लड अलायंस का कमांडिंग ऑफिसर चिल्लाया जब उसने देखा कि मैप के पार जाते हुए वो फायरबॉल किसी भी प्लेयर को हिट नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो सकती। पाफ! आगे बढ़ते हुए प्लेयर्स ने देखा कि वो छोटा सा फायरबॉल उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो फायरबॉल उन्हें हिट करने के बजाय प्लेयर्स से बचकर निकल गया। फिर एक पॉइंट पर आकर वो आग का गोला रुका और सीधे जमीन से टकराकर एकदम गायब हो गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ और सबको लगा कि ये बस कोई मजाक था। थोड़ी देर बाद उनके पैरों के नीचे की जमीन बहुत तेजी से हिलने लगी। जहां वो छोटा सा फायरबॉल गायब हुआ था वहां जमीन फटने लगी और दरारें पड़ गईं। देखते ही देखते जमीन के अंदर से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी। ये ठीक नहीं है। मैजिशियंस, अपने मैजिक शील्ड्स इस्तेमाल करो। बाकी सब कवर लो। आयरन ब्लड अलायंस का कमांडिंग ऑफिसर चिल्लाया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो बस यही दुआ कर सकता था कि बात और ज्यादा न बिगड़े। आसपास मौजूद हर मैजिशियन ने अपनी शील्ड्स एक्टिवेट कर लीं और यहां तक कि प्रीस्ट भी वॉरियर्स और मीली अटैकर्स पर बैरियर्स कास्ट करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। बूम! ग्रुप के बीच से आग का एक बहुत बड़ा खंभा फूटकर आसमान को छूने लगा। अगले ही पल आग का एक और विशाल खंभा बाहर निकला। किसी बेकाबू चेन रिएक्शन की तरह आग के खंभे फूटकर बाहर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद शैतान ने नर्क से जमीन पर आग के भालों से हमला कर दिया हो। लिटिल रेन काफी टाइम से डंजन रन्स में जियांग फे के साथ जा रहा था। उसके इक्विपमेंट बहुत अच्छे थे। उसने हाल ही में अपने इक्विपमेंट को लेवल 40 तक अपग्रेड भी कर लिया था। भले ही वो ग्रीन ग्रेड सेट इक्विपमेंट थे, पर वो फीनिक्सेस डाउनफॉल था, वरना वो अपने वायलेट ग्रेड इक्विपमेंट को क्यों फेंकता। उसका मैजिक अटैक पहले से ही बहुत स्ट्रांग था। 1000% मैजिक अटैक के साथ उसका डैमेज बिना किसी शक के बहुत दमदार था। जब आग का पहला खंभा बाहर निकला तो बैरियर्स बनाए खड़े मैजिशियंस का सारा माना गेज पल भर में खाली हो गया। जब दूसरा खंभा फूटा तो वो सब तुरंत मारे गए और टैंक्स का भी यही हाल हुआ। दूसरे खंभे के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। सिर्फ वो लोग जो शुरुआत में एरिया ऑफ इफेक्ट के किनारे पर थे, वो किसी तरह सही टाइम पर बाहर निकलकर मौत से बच सके। बाकी के बदकिस्मत प्लेयर्स फॉरबिडन स्पेल का पूरा स्पेल इफेक्ट खत्म होने से पहले ही राख हो गए। मरने वालों की कुल गिनती आसानी से 10,000 के पार पहुंच चुकी थी। सारे लोग अटैक करो! जब लिटिल रेन के फॉरबिडन स्पेल ने दुश्मन की आर्मी के बिल्कुल बीचों बीच एक खाली जगह बना दी तो बिली बॉय ने पूरी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। भाई, जल्दबाजी में बैटल के बीच मत घुसना।
तुम्हारा काम अभी जल्द से जल्द अपना माना रिकवर करना है। पोशंस पियो। जब तुम दोबारा फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगे तब तुम्हारे छा जाने का वक्त फिर से आएगा। फ्रंट लाइन की तरफ भागने से पहले बिली बॉय ने लिटिल रेन से कहा। समझ गया? लिटिल रेन को अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतनी तसल्ली नहीं मिली थी। भले ही वो एम्पीरियल ड्रैगन का कोर मेंबर था, पर उसे कभी अपनी अहमियत महसूस नहीं हुई थी। लेडी कासानोवा और रोजेट रोज गिल्ड के लिए बहुत जरूरी थीं, क्योंकि उनकी लीडिंग और मैनेजिंग स्किल्स काफी काम आती थीं। बिली बॉय की अहमियत इसलिए थी क्योंकि पीवीपी बैटल कैप्टन की जगह पर कोई और नहीं आ सकता था। भले ही लिटिल रेन की जियांग फे से जान पहचान 7 स्टार वॉरियर के टाइम पर ही हुई थी, पर 7 स्टार वॉरियर हमेशा उससे एक कदम आगे रहता था, क्योंकि उसके पास एक हिडन क्लास थी। अगर लिटिल रेन और 7 स्टार वॉरियर को किसी केज फाइट में उतार दिया जाता तो जाहिर है कि 7 स्टार वॉरियर बिना किसी खरोंच के बाहर आता। पावर के मामले में लिटिल रेन कहीं से भी 7 स्टार वॉरियर की टक्कर का नहीं था। एक छोटी पार्टी में भी उसे कंपेयर किया जाए तो लिटिल रेन लगभग यूजलेस ही था, लेकिन इस वॉर जैसी बड़ी लड़ाई में उसके फॉरबिडन स्पेल ने उसे इस फाइट का एमवीपी बना दिया था। अपनी ताकत से दुश्मन की फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ाना ऐसा काम था जो 7 स्टार वॉरियर भी नहीं कर सकता था, शायद जियांग फे भी नहीं। ये एक फॉरबिडन स्पेल की ताकत थी। भले ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, पर इससे होने वाली तबाही भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सामने से आ रहे दुश्मनों को रोकने वाले सारे टैंक साफ हो चुके थे। बड़े स्केल के एओई स्पेल्स संभालने वाले मैजिशियंस का भी नामो निशान मिट गया था। अब दुश्मन बिल्कुल निहत्थे शिकार बन गए थे। कमजोर रेंज्ड अटैकर्स और हीलर्स सामने से आते दुश्मनों को देखकर भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इस वक्त लेडी कासानोवा और 7 स्टार वॉरियर अपनी टीम के हीलर की प्रोटेक्शन में फ्रंट से लीड कर रहे थे। क्योंकि बिली बॉय पहले ही ऑर्डर दे चुका था, तो अब उन्हें खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। अब खून खराबे का वक्त आ गया था। एक गुस्से से भरी भीड़ को अपनी तरफ आते देख किसी भी इंसान के दिमाग में सबसे पहले जान बचाकर भागने का ही ख्याल आता है। इसीलिए जब किसी एक ने अपनी तलवार फेंकी और भागा तो बाकी लोग भी उसकी देखा देखी वैसा ही करने लगे। सारे रेंज्ड अटैकर्स और हीलर्स ने तुरंत अपनी पोजीशन छोड़ी और रफू चक्कर हो गए। 5 मिनट से भी कम वक्त में वहां भगदड़ मच गई। एक अलाइड आर्मी का हिस्सा होने के नाते कोई भी मरना नहीं चाहेगा। इसमें आयरन ब्लड अलायंस भी शामिल था। ज्यादातर बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स बस यही चाहते थे कि किसी तरह उनके अपने गिल्ड मेंबर्स जिंदा बच जाएं। इस पॉइंट पर सारा कोऑपरेशन हवा हो गया था। दूसरों की खातिर कोई भी अपने गिल्ड की बलि चढ़ाने को तैयार नहीं था। जब उन्हें पता चल गया कि मौत सामने खड़ी है तो कोई भी लड़ने के लिए नहीं रुका। हर कोई भाग रहा था और एम्पीरियल ड्रैगन ठीक उनके पीछे पड़ा था। इन्हें भागने मत दो, मारो इन्हें, ये कुछ नहीं, बस चलते फिरते ऑनर पॉइंट्स हैं। अरे मेरे शिकार को मत छीनो। किसको चाहिए तेरा शिकार? यहां बहुत सारे भरे पड़े हैं। भले ही वो आपस में भिड़ रहे थे, पर फिर भी उनका कोऑपरेशन कमाल का था। बिली बॉय के नीचे काम करने वाला हर बंदा या तो प्रो था या फिर पीवीपी में तगड़ा था। उसने ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स का पीछा करने के लिए आर्मी को लीड किया। अब जबकि जंग का रुख पूरी तरह पलट चुका था तो बाजी डॉनलाइट सिटी के हाथ में थी। जो लोग पीछे छूट गए थे उन्होंने आगे पहुंचने के लिए अपने माउंट्स को समन कर लिया। दुश्मन के करीब पहुंचते ही वो नीचे उतरे और टूट पड़े। उसी वक्त फॉर्मेशन के पीछे वाले लोगों ने भी मारने की अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया। ये बिल्कुल अटैक्स की किसी लहर जैसा था। जाहिर है कि ये सब बिली बॉय का ही प्लान और ऑर्गेनाइजेशन था। पीछा करने वालों के पास माउंट्स पर चढ़ने और उतरने का टाइम था, पर जिनके पीछे वो पड़े थे उनके पास रुककर अटैक करने की फुर्सत कहाँ थी। अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते तो पीछा करने वाले उन्हें पकड़ लेते। वो बस भाग सकते थे और यही दुआ कर रहे थे कि वो दुश्मनों से आगे निकल जाएं और उनके एलाइज उनसे पीछे ही रहें। ये पीछा कई किलोमीटर्स तक चलता रहा। रास्ते भर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। उस पॉइंट तक वॉर में हिस्सा लेने वाले ट्वाइलाइट सिटी के 5 लाख प्लेयर्स में से 3 लाख मारे जा चुके थे। बस अब पीछा करना बंद करो, बिली बॉय ने कमांड दी, क्योंकि वो पहले ही ट्वाइलाइट सिटी के आउटपोस्ट के पास पहुंच चुके थे। जब डॉनलाइट सिटी वाले खदेड़ खदेड़ कर मार रहे थे तो जिंदा बचे बाकी दुश्मनों का मोराल बुरी तरह टूट गया। दुश्मनों के मुकाबले डॉनलाइट सिटी वाले फुल जोश में थे। उनका ये खतरनाक जुनून ऐसा था कि जो प्लेयर्स एम्पीरियल ड्रैगन या दी एरिस्टोक्रेट से नहीं जुड़े थे वो भी जोश में आ गए। ये बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धोने वाला सीन था। जब एक तरफ को इतनी बड़ी जीत मिलती है तो बाकी एलाइज भी खुशी खुशी साथ जुड़ जाते हैं। वॉर की दूसरी तरफ ट्वाइलाइट सिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। डॉनलाइट सिटी से उलट ट्वाइलाइट सिटी वाले बस हर तरफ से पीछे हटते नजर आ रहे थे। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, वो बस पीछे हट रही आर्मी के साथ पागलों की तरह भाग रहे थे। उस वॉर के साथ एम्पायरियल ड्रैगन और दी एरिस्टोक्रेट्स डॉनलाइट सिटी की ढाल और तलवार बन गए थे। वॉर में मौजूद बाकी प्लेयर्स भी इस हालात का फायदा उठाने के चक्कर में उनके साथ हो लिए। जब फोकट में मजे मिल रहे हों तो हर कोई खुशी होता है। फॉर्मेशन और लीडरशिप को भाड़ में जाने देते हुए 10 लाख से ज्यादा प्लेयर्स इस लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने बस पीछे से उन 2 लाख की आर्मी को फॉलो करना शुरू कर दिया।
भले ही वो इतने कम वक्त में कोई लीडर नहीं चुन पाए थे, पर आर्मी के पीछे पीछे चलना कोई ऐसा काम था जो एक नौसिखिया भी आसानी से कर सकता था। वॉर में मरने वाले प्लेयर्स मेन कैंप में जिंदा होते थे। अगर वो आउटपोस्ट को डिफेंड करने के लिए वापस भाग कर आना चाहते तो उन्हें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता। बहुत से पब प्लेयर्स को इस बात की अहमियत ही नहीं पता थी। उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर ऑनर पॉइंट्स कमाने की पड़ी थी। अच्छी बात यह थी कि डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स ऐसे लड़ रहे थे जैसे खून सवार हो। वो कल से भी कई गुना ज्यादा खूंखार हो गए थे। इसी वजह से जब दुश्मन मारे गए तो वो मैप छोड़कर ट्रेन करने के लिए वापस असली दुनिया में चले गए। बैटलफील्ड में मरने का एक नुकसान था। मरने पर इंसान के कुछ ऑनर पॉइंट्स कम हो जाते थे। मरने पर 10% एक्सपीरियंस पॉइंट्स का नुकसान होने की वजह से कई बार मरने के बाद आखिर में लेवल भी कम हो जाता था। यही वजह थी कि जब चांसेस कम लगने लगे तो बहुत से लोगों ने लड़ते रहने के बजाय वापस जाने का फैसला किया। जब ट्वाइलाइट सिटी की इस भयानक हार की खबर फैलने लगी तो प्लेयर्स पीछे हटने लगे और मैप छोड़ने लगे। दूसरी तरफ डॉनलाइट सिटी जीत रही थी। ये खबर बाहर की दुनिया में फैल गई, जिससे और भी प्लेयर्स वॉर में हिस्सा लेने के लिए आने लगे। पब प्लेयर्स के बारे में अंदाजा लगाना इतना ही आसान था। जब फायदा उठाने का मौका होता तो वो टिड्डियों के झुंड की तरह आ जाते थे। जब कुछ नहीं बचता तो वो हवा की तरह गायब हो जाते थे। इसीलिए देखते ही देखते दोनों तरफ की गिनती बदलने लगी। शहर की शान और इज्जत बचाने का इन पब प्लेयर्स के लिए कोई मतलब नहीं था। इसीलिए जब आयरन ब्लड अलायंस और बाकी गिल्ड्स ने ब्रॉडकास्ट चैनल्स के जरिए प्लेयर्स से रुककर लड़ने की मिन्नतें की, तब भी किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और मैप छोड़ दिया। वापस फॉर्मेशन में आओ, अब अटैक करने का वक्त आ गया है। मिस्टर रेन, क्या तुम तैयार हो? अब तुम्हारा फिर से जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। लिटिल रेन का फॉरबिडन स्पेल मॉन्स्टर्स या बॉसेस के सामने लगभग बेकार ही था। इसका असली इस्तेमाल पीवीपी के दौरान होता था, खासकर इस तरह की किसी बड़ी वॉर में। इसीलिए इस नज़ारे में लिटिल रेन बिली बॉय का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। बस थोड़ी देर, मुझे 2 मिनट और दो, लिटिल रेन ने कहा। पोशंस पीने के बावजूद 60,000 माना पॉइंट्स रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रिकवरी की स्पीड बहुत धीमी थी। मैं तैयार हूं, अब पटाखे फोड़ने का वक्त आ गया है, लिटिल रेन ने 2 मिनट से भी कम वक्त में कहा। सारे लोग चार्ज करो, बिली बॉय चिल्लाया। उसकी एक आवाज पर 2 लाख प्लेयर्स आगे बढ़ चले। उनके पीछे लाखों और प्लेयर्स भी चल पड़े जो बचकर निकले हुए दुश्मनों को मारने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉनलाइट सिटी पूरी तरह छा रही थी और ट्वाइलाइट पीछे हटती जा रही थी। उनका मोराल पूरी तरह टूट चुका था। अब वो सिर्फ पीछे हटकर भाग ही सकते थे। आखिरकार उन्हें बस इसी बात की उम्मीद थी कि आउटपोस्ट का डिफेंस किसी तरह टिक जाए। सिटी वर्सेस सिटी वॉर में दोनों तरफ 3 कैंप होते थे, एक आउटपोस्ट और 2 दूसरे बेस कैंप। मिडिल ग्राउंड और मेन कैंप को बचाने के लिए मजबूत दीवारें थीं। मेन कैंप अपने आप में किसी ऐसे किले जैसा था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। गेम के इस पॉइंट पर किसी के लिए भी दीवारों को तोड़ना या पूरी तरह तबाह करना मुमकिन नहीं था। फॉरबिडन स्पेल्स के साथ भी दीवारों में दरार आने में कई दिन लग जाते। दूसरी तरफ आउटपोस्ट काफी कमजोर था। आउटपोस्ट के चारों तरफ कुछ रुकावटें और कांटेदार तार लगे हुए थे। भले ही ये थोड़ा बहुत काम का था, पर यह सिर्फ एक प्लेयर जितना ही काम आ सकता था। इस पॉइंट पर ट्वाइलाइट सिटी वाले डॉनलाइट सिटी पर अटैक करने के लिए टेरेन एडवांटेज का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। फायदा उठाने की बात आती तो पग प्लेयर सबसे पहले आगे आते। इस मामले में ट्वाइलाइट सिटी वालों के लिए ये घाटे का सौदा था। बहुत से लोग पहले ही मैदान छोड़ चुके थे, जिससे डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स के लिए अटैक करना और भी आसान हो गया था। बेकार लोग, इनमें जरा भी इज्जत नहीं है, आयरन ब्लडहार्ट ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वो अपने ही शहर के पग प्लेयर्स से बहुत निराश था। ये तो पहले से ही पता था, इस तरह की गिल्ड एक्टिविटीज से सिर्फ मेंबर्स का ही फायदा होता है। उनके सारे नुकसान और पेनल्टीज पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। पग प्लेयर्स को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, आयरन ब्लडहार्ट के बगल में खड़े एक दूसरे गिल्ड मास्टर ने शांति से कहा। नुकसान, पेनल्टीज, उन्हें वापस बुलाओ और मुझे उनके सारे नुकसान की भरपाई करने में खुशी होगी, आयरन ब्लडहार्ट चिल्लाया। गिल्ड मास्टर, ऐसी बकवास बातें मत करो। ये ऐसा काम नहीं है जो हम पूरा कर सकें, आयरन ब्लड अलायंस के वाइस गिल्ड मास्टर ने कहा। भले ही वो एक बड़ा गिल्ड थे और ट्वाइलाइट सिटी के नंबर 1 गिल्ड थे, जिनके पास दसियों हजार मेंबर्स थे, फिर भी अगर आयरन ब्लडहार्ट पूरा गिल्ड भी बेच देता तो भी लाखों प्लेयर्स की भरपाई करना काफी नहीं होता। डॉनलाइट नजदीक आ रही थी और ट्वाइलाइट इतनी पीछे धकेली जा चुकी थी कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। आउटपोस्ट जनरल हमेशा आउटपोस्ट के बीच में ही होता था। अगर वो मारा गया तो आउटपोस्ट गिर जाएगा। मिस्टर रेन, तुम्हारे लाइट शो का वक्त आ गया है, बिली बॉय ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उस पल बिली बॉय को फॉरबिडन स्पेल यूजर से सच में प्यार हो गया था। उसके अल्टीमेट किलिंग स्पेल के हाथ में होने से शहरों पर अटैक करना बच्चों के खेल जैसा हो जाएगा। ठीक है। फुल माना पॉइंट्स के साथ लिटिल रेन दुश्मनों के आउटपोस्ट के करीब जाने के लिए आगे बढ़ा। अटैक की मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर्स थी। लिटिल रेन खुद को 800 मीटर्स दूर रखना चाहता था ताकि एओई रेंज आउटपोस्ट को कवर कर ले और लिटिल रेन भी सेफ रहे। सारे लोग
अपनी जान की बाजी लगाकर मिस्टर रेन की हिफाजत करो। ट्वाइलाइट के अटैक्स के लिए तैयार रहो। बिली बॉय ने कमांड दी जब लिटिल रेन ने अपनी कास्टिंग शुरू की। इस बार उसे हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए था। एक बार फॉरबिडन स्पेल का अटैक झेलने के बाद दुश्मनों ने तुरंत आसपास के बदलावों को भांप लिया और समझ गए कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपने डिफेंसिव मैन्यूवर्स शुरू कर दिए होंगे। एक फॉरबिडन स्पेल यूजर अपना स्पेल कास्ट करते वक्त बिल्कुल बेबस हो जाता था। कोई भी स्टेल्थ में रहने वाला बैंडिट या असासन उसे आसानी से मार सकता था। गार्डियंस, मिस्टर रेन को कसकर घेर लो। मैजिशियंस और प्रीस्ट, बारी बारी से स्टेल्थ में आने वाले दुश्मनों का पता लगाने के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करो। मुझे परवाह नहीं कि वो दुश्मन है या दोस्त, जो भी स्टेल्थ में दिखे उसे मार डालो, बिली बॉय ने कहा। वो इस पॉइंट पर एक भी गलती सहने की हालत में नहीं था। उसे लगा था कि दुश्मनों ने उनके बीच कोई जासूस छोड़ दिया होगा। इसीलिए बिली बॉय ने अपनी ट्रूप्स को वार्निंग दी थी कि स्टेल्थ में लिटिल रेन के करीब आने की हिम्मत करने वाले किसी भी बेवकूफ प्लेयर को मार गिराएं। उस मैजिशियन को अपनी कास्टिंग जारी रखने नहीं दी जा सकती। सबको अभी चार्ज करना होगा। उस मैजिशियन को मारो। आयरन ब्लडहार्ट का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो फॉरबिडन स्पेल की ताकत जानता था और उसे कास्ट होने से रोकने के लिए अपनी जान भी दे सकता था। जब ये खबर आई कि आसपास का माहौल सूखने लगा है, तो आयरन ब्लडहार्ट ने काउंटर अटैक प्लान करने में जरा भी देर नहीं की। अगर वो इसे इग्नोर करने की हिम्मत करता तो प्लेयर्स के साथ साथ किसी भी तरह का फोर्टिफिकेशन तबाह हो जाता। प्लेयर्स का नुकसान तो गिना जा सकता था, पर आउटपोस्ट का फोर्टिफिकेशन खोने का मतलब था आउटपोस्ट को पूरी तरह से दुश्मन के सामने खुला छोड़ देना। ट्वाइलाइट सिटी के कुछ दूसरे गिल्ड मास्टर्स ने आयरन ब्लडहार्ट की आवाज का जवाब दिया था और खुद डॉनलाइट सिटी की आर्मी पर चार्ज करने का फैसला किया। इस पॉइंट पर आउटपोस्ट से बाहर निकलकर लिटिल रेन की तरफ बढ़ने वाले लाखों प्लेयर्स थे। बिली बॉय मुस्कुराया। अगर वो कर सकता तो उनकी कोशिशों के लिए तालियां बजाता, पर उसने उस काउंटर अटैक से निपटने के लिए पहले से ही कुछ प्लान कर रखा था। शील्ड वाले गार्डियंस पहले ही अपनी जगह पर थे और उसने सिर्फ मैजिशियन से बनी एक बड़ी आर्मी भी खड़ी कर दी थी जो एओई स्पेल्स की झड़ी लगाने के लिए तैयार थी। जब दुश्मन आए तो गार्डियंस ने अपनी शील्ड्स ऊपर कर लीं, जबकि मैजिशियन ने ऊपर से तबाही मचानी शुरू कर दी। दुश्मनों की लहरें एक के बाद एक एओई स्पेल्स से पल भर में मारी जा रही थीं, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लेयर्स समझ गए थे कि अगर उन्होंने लिटिल रेन को फॉरबिडन स्पेल कास्ट करने से नहीं रोका तो ये वॉर उनके हारने पर ही खत्म होगी। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी गिनती के दम पर हमें डरा सकते हो? बिली बॉय मुस्कुराया। डॉनलाइट सिटी की ढाल और तलवार होने के बावजूद एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स के पास सिर्फ 2 लाख प्लेयर्स थे। 5 गुना ज्यादा आर्मी से निपटना आसान नहीं था। लेकिन उन दोनों गिल्ड्स के पीछे लाखों पग प्लेयर्स थे जो हालात का फायदा उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भाइयों, यहां कुछ ऑनर पॉइंट्स आ रहे हैं। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये सबके लिए एक फ्री बुफे है, बिली बॉय ने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज में कहा। उसी पल दोनों गिल्ड्स के पीछे खड़े पग प्लेयर्स पागल हो गए और आगे की तरफ दौड़ पड़े। तो क्या हुआ अगर ट्वाइलाइट सिटी के 10 लाख प्लेयर्स बचाव के लिए बाहर आ गए? डॉनलाइट सिटी के पास तो लाखों थे। डॉनलाइट सिटी के ये राउंड हारने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जल्दी करो और मारो। महान वर्डियो ग्लाइडर के अपना ड्रैगन समन करने से पहले जितनी जल्दी हो सके मारो। उसके बाद हमारे मारने के लिए कोई प्लेयर नहीं बचेगा। बिली बॉय ने जानबूझकर अपने कुछ आदमियों को पग प्लेयर्स की भीड़ में छोड़ रखा था। वहां उनका काम प्लेयर्स को भड़काना था ताकि वो और तेजी से मारें। इसने किसी जादू की तरह काम किया और पग प्लेयर्स इस डर से कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑनर पॉइंट्स बटोरने में पीछे न रह जाएं, पागल सांड की तरह टूट पड़े। क्या बकवास है! आयरन ब्लडहार्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स जंग के लिए इतने भूखे होंगे। जब उसकी आर्मी बाहर आई तो दुश्मन डरने के बजाय और भी खूंखार हो गए। हे भगवान, उसने तो सोचा था कि शुरुआत में ही उसके पास 5 गुना ज्यादा प्लेयर्स थे। डॉनलाइट सिटी के ये पग प्लेयर्स कहां से आ गए और कैसे? उसकी अपनी आर्मी जो अभी भी डर से कांप रही थी, वो दुश्मनों के इस समंदर से कैसे निपटेगी? भाड़ में जाए सब। दुश्मनों के पग प्लेयर्स इतने कोऑपरेटिव कैसे हो गए जब मेरे अपने एलाइड गिल्ड्स की आर्मी मेरी कमांड तक नहीं सुनती? आयरन ब्लडहार्ट झल्लाते हुए चिल्लाया। फिर भी आउटपोस्ट के अंदर से सारे प्लेयर्स लड़ने के लिए बाहर आ गए थे। 10 लाख प्लेयर्स एक बहुत बड़ा नंबर था। उन्हें मुड़कर पीछे हटने के लिए कहने का कोई तुरंत असर नहीं होने वाला था। जब तक मैसेज पहुंचता वो सब किसी कचौड़ी की तरह घिर चुके होते। अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम अटैक ही कर लें। आयरन ब्लडहार्ट ने अटैक की कमांड दी क्योंकि वो जानता था कि आउटपोस्ट गिरने वाला है। वो सब बस इतना कर सकते थे कि आखिरी दम तक लड़ें। कुछ को मारना न मारने से बेहतर ही होगा। जब तक वो उनकी गिनती कम कर सकते थे तब तक जंग जीती जा सकती थी। दोनों आर्मीज एक दूसरे से ऐसे टकराईं जैसे चट्टानों से लहरें टकराती हैं। भले ही डॉनलाइट सिटी में पग प्लेयर्स का बोलबाला था, पर उनकी गिनती ही जीत पक्की करने के लिए काफी थी। एक बार तलवारें आपस में टकराने लगें तो कमांडिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती थी। इस पॉइंट पर प्लेयर्स की गिनती ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जब तक डॉनलाइट सिटी और ट्वाइलाइट सिटी के मेन प्लेयर्स आपस में भिड़ चुके थे, लिटिल रेन की फॉरबिडन स्पेल कास्टिंग पूरी हो चुकी थी।
ऑब्स्टिकल्स और ट्रैप्स पर निशाना लगाओ, बिली बॉय ने लिटिल रेन से कहा। भले ही ज्यादा प्लेयर्स को मारने से ज्यादा ऑनर पॉइंट्स मिलते पर फॉरबिडन स्पेल अटैक टाइप इंडिस्क्रिमिनेट था। दोस्त हो या दुश्मन, दोनों को स्पेल से डैमेज पड़ता। अगर लिटिल रेन ने दुश्मनों पर हिट मारने की कोशिश की होती तो डॉनलाइट सिटी के भी कई प्लेयर्स मारे जाते। इस तरह के फ्रेंडली फायर को कोई बर्दाश्त नहीं करता, खासकर पग प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं। इसलिए सेफ खेलने के लिए बिली बॉय ने दुश्मनों के ऑब्स्टिकल्स को उड़ाने का फैसला किया। मारना उसका में मकसद नहीं था, बल्कि उसका टारगेट दुश्मनों के आउटपोस्ट को हराना और तबाह करना था। प्यू! एक छोटा सा फायरबॉल बैटलफील्ड को पार करता हुआ तेजी से निकला और ऑब्स्टिकल्स की भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच जा गिरा। बूम! 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 जमीन फाड़कर आग की लपटें बाहर निकलीं और दुश्मनों के आउटपोस्ट के ज्यादातर ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल्स को राख कर दिया। अब वहां सिर्फ आउटपोस्ट ही बचा था। डैम इट! आयन ब्लडहार्ट गुस्से से दहाड़ा। वो जानता था कि एक बार बाहर के ऑब्स्टिकल्स टूट गए तो दुश्मन आउटपोस्ट पर आसानी से अटैक कर पाएंगे। बॉस, अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। यहां कोई डिफेंस नहीं बचा है। हमारे एलाइज के 10% एक्सपीरियंस पॉइंट्स का नुकसान करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आयन ब्लडहार्ट के बगल में खड़े एक दूसरे ऑफिसर ने कहा। आह! भले ही इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। पीछे हटो! उसने दबी आवाज में बस एक शब्द कहा। जंग वहीं खत्म हो गई थी। जैसा कि ऑफिसर ने कहा था, वहां रुककर मरने और डॉनलाइट सिटी को और ज्यादा ऑनर पॉइंट्स कमाने का मौका देने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही आयन ब्लड अलायंस गिल्ड ने पीछे हटना शुरू किया, बाकी आर्मी भी तुरंत उनके पीछे हो ली। लड़ाई के वक्त सब कुछ बिखरा हुआ था। ट्वाइलाइट सिटी की आर्मी में 10 से ज्यादा गिल्ड्स थे। जब लीडिंग गिल्ड पीछे हटा तो बाकी सब भी बत्तख के बच्चों की तरह उनके पीछे चल पड़े। दिक्कत ये थी कि जब पूरी आर्मी एक साथ पीछे हटी तो वहां भगदड़ मच गई। डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स पीछा करने में बहुत माहिर थे, खासकर पग प्लेयर्स, क्योंकि उन्होंने पहले ही एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स को देखकर पीछा करने का हुनर सीख लिया था। एक के बाद एक लहरों में ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को खदेड़ कर मारा जा रहा था। ये सब इतनी तेजी से और आसानी से हो रहा था क्योंकि लिटिल रेन ने पहले ही ऑब्स्टिकल्स और ट्रैप्स का एक बड़ा एरिया साफ कर दिया था। जैसे जैसे खदेड़ना जारी रहा आउटपोस्ट से, और भी प्लेयर्स बाहर आए, लड़ने के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए। डॉनलाइट सिटी नाम की तबाही आ चुकी थी। भागने के अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। आउटपोस्ट को बचाना अब बस एक सपना बनकर रह गया था। जब धूल बैठी और प्लेयर्स का समंदर आउटपोस्ट से जा चुका था तो आउटपोस्ट पर सिर्फ एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स के प्लेयर्स ही बचे थे। डॉनलाइट सिटी के बाकी लोगों ने दुश्मनों को आउटपोस्ट के पार तक खदेड़ दिया था। आउटपोस्ट को घेर लो और किसी को भी पास मत आने दो। गिल्ड मास्टर, नीचे आ जाओ। अब हमारे बॉस से लड़ने का वक्त आ गया है, बिली बॉय ने कहा। डॉनलाइट सिटी की आर्मी में सिर्फ एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे। पग प्लेयर्स को बॉस फाइट्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, पर दूसरे गिल्ड साफ तौर पर इस बड़े मौके का फायदा उठाना चाहते थे। मुसीबत ये थी कि उनके सामने एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स खड़े थे। उनसे टकराने की हिम्मत कौन करता। ऊपर से जब जंग शुरू ही हुई थी और हैप्पी ड्रंक ने मदद मांगी थी तो किसी गिल्ड ने उसका जवाब नहीं दिया था। अब इस वक्त बॉस फाइट में अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत किसमें थी। डॉनलाइट सिटी और ट्वाइलाइट सिटी का सोशल स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जब आयन ब्लड अलायंस मदद मांगता तो दूसरे गिल्ड्स खुशी खुशी आगे आते। डॉनलाइट सिटी में कोई भी एम्पीरियल ड्रैगन और द एरिस्टोक्रेट्स की बराबरी करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे। कोई उनके साथ मिलकर काम करने की जुर्रत नहीं करता था क्योंकि उन्हें डर था कि इन गिल्ड्स की ताकत उन्हें निगल जाएगी। जब बिली बॉय ने दोनों गिल्ड्स को पीछा छोड़कर आउटपोस्ट पर रुकने का ऑर्डर दिया तो डॉनलाइट सिटी के दूसरे गिल्ड्स ने उनका हिस्सा हड़पने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं की और वो बाकी पग प्लेयर्स के साथ दुश्मनों का पीछा करने चले गए। ऑनर पॉइंट्स के लिए प्लेयर्स को मारने से कहीं ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड एक आउटपोस्ट बॉस को मारने पर मिलता, क्योंकि हैप्पी ड्रंक की पहले मांगी गई मदद को सबने इग्नोर कर दिया था। तो अगर वो सामने आने की हिम्मत करते भी तो कौन जानता था कि उनका क्या अंजाम होता। आ गया। जियांग फी नीचे उतरा। उसी वक्त बॉस की रखवाली करने वाले एनपीसी सोल्जर्स को 7 स्टार वॉरियर और उसकी इलीट प्लेयर्स की टीम ने लगभग साफ कर दिया था। हु, इस बार हम आखिरकार भाइयों की तरह साथ मिलकर बॉस से लड़ सकते हैं। हाँ, तियान्यू ने जियांग फी के पास आते हुए कहा। हाँ, अपनी इलीट प्लेयर्स की टीम को बुला लो। ये बॉस फाइट भी किसी ओपन वर्ल्ड बॉस से लड़ने जितनी ही मुश्किल होने वाली है। आसपास ज्यादा प्लेयर्स का होना बेहतर रहेगा, जियांग फे ने कहा। आउटपोस्ट जनरल एक ह्यूमन एनपीसी था। करीब 400 से 500 रेंज्ड अटैकर्स एक साथ अटैक कर सकते थे। दूसरी तरफ सिर्फ 4 से 5 मेली अटैकर्स ही उसे घेर सकते थे। इस पॉइंट पर ज्यादा मेली फाइटर्स को भेजना बेवकूफ़ी होती। बॉस की हाइट सिर्फ एक आम इंसान जितनी थी। रेंज्ड अटैकर्स को तो उसे देखने में भी दिक्कत होती। इसीलिए माना नोट क्वेस्ट वाली बॉस फाइट के मुकाबले ये बॉस फाइट मास अटैक के लिए काफी मुश्किल होने वाली थी। ट्वाइलाइट फुल फ्रंटल गेब्रियल ह्यूमन लॉर्ड, लेवल 60, हेल्थ पॉइंट्स 8,500,000, अटैक पावर 18,500, स्किल्स ट्राई/शॉकवेव ब्रिलियंट पियर्स कंटिन्यूअस विक्ट्री बर्जर्क
Try Slash, Gabriel's most used skill. Attacks 3 times in a row. Shockwave, sends out a powerful energy wave 50 meters forward. Deals heavy damage to all target within 50 meters. Brilliant Pierce, charges at a random target and deals a powerful strike. Continuous Victory, every enemy killed will increase attack by 5% and recover 5% total health points. Berserk, Berserk will activate if Gabriel is not killed within 5 minutes from the start of the battle. Increases 100% attack power and attack speed. Gains lifesteal and cleaving effect. Cooldown time on Brilliant Pierce is removed. Note, the general of the front lines of Twilight City. Killing Gabriel will reward Dawnlight City players with permanent buff. Permanently increase experience gained from monsters by 5%. Permanently increase item drop rate from monsters by 10%. Note 2. Letting your own frontline general be killed will result in a permanent penalty of 2% experience reduction gain from monsters. Penalty inflicted would not be announced. बाप रे! जब जियांग फे को बॉस की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने एक गहरी सांस ली। एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग बॉस होने के साथ साथ उसे मारने का रिवॉर्ड भी बहुत जबरदस्त था। परमानेंट 5% एक्सपीरियंस गेन और आइटम ड्रॉप रेट में 10% का इजाफा किसी सेलेस्टियल टियर वेपन से कहीं बेहतर रिवॉर्ड था। अपने ही शहर के जनरल को मरने देने की पेनल्टी काफी बुरी थी, खासकर तब जब सिस्टम इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाला था। जब प्लेयर्स ग्राइंड कर रहे होते तो एक्सपीरियंस का नुकसान इतना कम होता कि किसी का ध्यान भी नहीं जाता, और अगर जाता भी तो वो कभी ये शक नहीं करते कि ऐसा उनके शहर के फ्रंटलाइन जनरल के मारे जाने की वजह से हुआ है। अगर जियांग फे गैब्रियल को मारने में कामयाब हो जाता तो दोनों शहरों के एक्सपीरियंस गेन में 7% का फर्क आ जाता। थोड़े टाइम में इसका असर महसूस नहीं होता, पर लंबे टाइम में ये फर्क साफ दिखने लगता। शिट, मुझे बैटलफील्ड में हो रही चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। कोई भी छुपकर आ सकता है और मेरे आउटपोस्ट जनरल को मार सकता है। जियांग फे अपने आप में बड़बड़ाया। ये साफ था कि ट्वाइलाइट सिटी वालों को अपना आउटपोस्ट जनरल खोने की पेनल्टी के बारे में कोई खबर नहीं थी। अगर उन्हें पता होता तो वो ट्वाइलाइट सिटी के आखिरी प्लेयर के मरने तक लड़ते। ये तो किस्मत अच्छी थी कि जियांग फे के पास रिंग की वजह से हिडन इन्फॉर्मेशन पढ़ने की एबिलिटी थी, वरना उसे भी आउटपोस्ट जनरल की अहमियत के बारे में कभी पता नहीं चलता। कोई बढ़िया आइडिया है? बिली बॉय ने जियांग फे से पूछा। प्लेयर्स से लड़ना उसकी खूबी थी, पर बॉस से लड़ना कभी नहीं। बॉस का लेवल बहुत हाई है। कोई भी नॉर्मल प्लेयर उसका डिफेंस नहीं तोड़ सकता जब तक कि हम हजारों की गिनती में अटैक ना करें। जियांग फे ने ना में सिर हिलाया। बॉस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी थी, जैसे बर्सर्क और लाइफस्टील। इस बार ज्यादा प्लेयर्स का होना कोई अच्छी बात नहीं थी। हालात देखकर तो यही लग रहा है कि कुछ 100 प्लेयर्स से ज्यादा लोग बॉस से नहीं लड़ सकते। बिली बॉय ने माथा सिकोड़ा। जियांग फे के समझाने के हिसाब से ज्यादा प्लेयर्स का होना बॉस के लिए बस चारे जैसा काम करेगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं 7 स्टार वॉरियर को अपने साथ रखूंगा। बाकी सबको किसी को भी बॉस फाइट में दखल देने से रोकना होगा। कोई भी पास नहीं आ सकता, जियांग फे ने कहा। जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर दोनों के पास ऐसे अटैक्स थे जो डिफेंस को इग्नोर कर सकते थे। इस तरह वो बिना किसी दबाव के पूरी ताकत से अटैक कर सकते थे। जियांग फे ने बॉस फाइट के लिए अपनी स्किल्स पहले ही तैयार कर ली थीं। मॉर्फिंग के बाद उसे 70% लाइफस्टील इफेक्ट मिल जाता। अगर इसे क्रिम्सन रीपर के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका लाइफस्टील अमाउंट डबल हो जाता। अगर वो 10,000 डैमेज मारता तो वो 14,000 हेल्थ पॉइंट्स रिकवर कर लेता। इस तरह उसे किसी हीलर के बैकअप की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ तुम दोनों? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, 100%, जियांग फे मुस्कुराया। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, बिली बॉय ने कहा जब जियांग फे इतना कॉन्फिडेंट दिखा। 7 स्टार वॉरियर मेरे साथ आओ। लिटिल रेन अपना जलवा दिखा चुका है, अब तुम्हारी बारी है, जियांग फे ने 7 स्टार वॉरियर को अपनी पार्टी में इनवाइट करते हुए कहा। फिर वो उसे और इजाबेला को बॉस से लड़ने के लिए ले गया। हाँ, ये क्या? आ फे ने सिर्फ उन तीनों के साथ बॉस पर धावा बोल दिया? हाँ, तियानियो ने पूछा। हाँ, बॉस का लेवल इतना हाई था कि कोई भी ठीक से अटैक नहीं कर सकता था। गिल्ड मास्टर ने कहा कि वो तीनों ही बॉस को गिराने के लिए काफी होंगे, बिली बॉय ने जियांग फे की बात बताते हुए कहा। दोनों गिल्ड्स पीछे हट गए और उन्होंने जियांग फे के बॉस से लड़ने के लिए एक सेफ स्पेस बना दिया। उनका मैं काम बॉस फाइट को सिक्योर करना था और किसी को भी उनके पास नहीं आने देना था। वॉरियर बॉस के पीछे जाओ और सिर्फ वहीं से अटैक करना। तुम्हें बस इतना ही करना है। बेला मेली अटैक्स मत करना। दूर खड़ी रहो और जितना हो सके अटैक करो। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा डैमेज दे पाओगी। तुम्हारा काम बॉस के हिट्स को झेलना है, जियांग फे ने ऑर्डर दिया। अपने नॉर्मल फॉर्म में इजाबेला के अटैक्स में कोई खास एट्रीब्यूट नहीं होता था, इसलिए जब बॉस का लेवल उससे हाई था तो उसके लिए ज्यादा डैमेज देना मुश्किल होता। लेकिन क्योंकि उसके पास हेल्थ पॉइंट्स का खजाना था तो उसके मरने का कोई डर नहीं था। सच कहा जाए तो वो टैंक बनने के लिए एकदम परफेक्ट थी। जियांग फे जिस स्किल को इजाबेला से टैंक करवाना चाहता था वो ब्रिलियंट पियर्स थी। बॉस की इस तरह की स्किल आमतौर पर रेंज अटैकर्स के खिलाफ इस्तेमाल होती थी।
जियांग फेई ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और इजाबेला को दूर खड़ा कर दिया था। 7 स्टार वॉरियर के अटैक्स भले ही स्ट्रांग थे, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी किसी टोफू की तरह नाजुक थी। बॉस का एक छोटा सा हिट भी उसकी जान ले सकता था। मैं पहले अटैक करूंगा, जैसे ही मुझे बॉस का एग्रो मिल जाए तुरंत टूट पड़ना, जियांग फे ने कहा। वायलेट बिजली की एक चमक के साथ जियांग फे अपने डीमन फॉर्म में मॉर्फ हो गया। वाइल्ड चार्ज -23,164। मॉर्फ होने के बाद जियांग फे का अटैक डबल हो गया था। स्किल की अपनी 400% अटैक पोटेंसी की वजह से वाइल्ड चार्ज 20,000 से ज्यादा डैमेज देने में कामयाब रहा। मुझ पर हमला करने की हिम्मत? नीच हमलावरों, मरो! बॉस चिल्लाया और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। -14,892। बॉस का नॉर्मल अटैक कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था, पर फिर भी वो दमदार था। 47,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स होने की वजह से जियांग फे को फिलहाल मरने का कोई खतरा नहीं था। बैश -2,370, -2,370, -2,370। बाश जियांग फे के मैक्सिमम हेल्थ पॉइंट्स के हिसाब से डैमेज देता था। इस बॉस के सामने ये स्किल लगभग बेकार थी। जियांग फे के ये स्किल इस्तेमाल करने की इकलौती वजह डैमेज देना नहीं, बल्कि रूथलेस बराज को स्टैक करना था। -7,752। जियांग फे के अटैक करने के अगले ही पल 7 स्टार वॉरियर अपनी पोजीशन में आ गया और उसने अटैक करना शुरू कर दिया। भले ही उसके अटैक्स और स्किल्स में हेल्थ पॉइंट्स खर्च होते थे, पर जियांग फे का लाइफ स्टील इफेक्ट उस नुकसान को पूरा कर देता था। 7 स्टार वॉरियर को खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। तेजी से अटैक करने के बाद जियांग फे ने रूथलेस बराज के 10 टैक्स जमा कर लिए और अपने अटैक्स को 17,000 तक बढ़ा लिया। हर अटैक 20,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स रिस्टोर करता था। इतनी हाई रिजेनरेशन स्पीड के साथ वो तीनों किसी अमर इंसान जैसे थे जब तक कि बॉस कोई इंस्टेंट किल स्किल इस्तेमाल ना करे। किलियंस फिस्ट -26,060। लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट की इक्विपमेंट स्किल अब जियांग फे की मेन अटैक स्किल बन चुकी थी। 6 सेकंड्स का कूलडाउन छोटा नहीं था, पर यह बार बार इस्तेमाल करने के लिए काफी अच्छा था। इसे नेफिलिम ज़ाई की पैसिव स्किल के साथ जोड़ने पर दुश्मन के वीक स्पॉट्स खुल जाते थे, जिससे जियांग फे का अटैक आसमान छूने लगा था। -17,373, -3,475। ड्रैगन्स ब्रेथ। जियांग फे के पास ब्लैक ड्रैगन स्केल था, इसीलिए जब उसका नॉर्मल अटैक दुश्मन के वीक स्पॉट पर नहीं लगता तो ड्रैगन स्केल का इफेक्ट चालू हो जाता और उसके डैमेज को 20,000 के पार पहुंचा देता। डिफेंस इग्नोर अटैक और केओस एट्रीब्यूट्स होने की वजह से जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर सच में बॉस स्लेयर्स बन गए थे। 7 स्टार वॉरियर के अटैक्स में होली एट्रीब्यूट था जो उसे डिफेंस इग्नोर करने की ताकत देता था। इसी वजह से वो लेवल 60 के बॉस पर 10,000 से ज्यादा डैमेज मार पा रहा था। उन दोनों के मुकाबले इजाबेला की हालत थोड़ी खराब थी। हर बार जब उसकी काली लपटें बॉस पर गिरती तो वो सिर्फ कुछ सौ डैमेज ही दे पाती। जब भी जियांग फे पलटकर इजाबेला को देखता तो उसे साफ नजर आता कि वो बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। अपने मॉर्फिंग के साथ जियांग फे का डैमेज DPS 30,000 को पार कर चुका था। उसके गजब के लाइफस्टील इफेक्ट के साथ जुड़कर बॉस अपने ट्राई स्लैश और शॉकवेव इस्तेमाल करने के बाद भी जियांग फे को बाल बराबर भी पीछे नहीं धकेल पाया। ब्रिलियंट PS -27,586। जब बॉस के 70% हेल्थ पॉइंट्स बचे थे तो उसने आगे छलांग लगाई और ब्रिलियंट पियर्स का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वो जियांग फे के पास से निकला और उसने इजाबेला पर जोरदार हिट मारा। भले ही वो दूर से अटैक कर रही थी, पर वो बाकी रेंज अटैकर्स जैसी नहीं थी। प्लेयर्स के मुकाबले इस NPC पेट के पास 80,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे। उसे पड़ा डैमेज बहुत तगड़ा था, पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि जियांग फे अटैक पड़ते ही उसे हील कर सकता था। ब्रिलियंट पियर्स एक्टिवेट करने के बाद बॉस का एग्रो वैल्यू खत्म नहीं हुआ। जब वो इजाबेला को एक झटके में नहीं मार पाया तो वो वापस मुड़ा और जियांग फे पर अटैक करने लगा। इजाबेला को हटाकर, क्योंकि वो बहुत कमजोर थी, जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर ने मिलकर बॉस को 40,000 से ज्यादा का टोटल डैमेज दिया था। भले ही बॉस के पास 85,50,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, वो लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था क्योंकि उसके पास कोई रिकवरी स्किल नहीं थी। 3 मिनट से भी कम वक्त में बॉस के पास सिर्फ 5% से भी कम हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। शुक्र है कि 7 स्टार वॉरियर यहां था। मैं अकेला कभी इस बॉस को टाइम पर नहीं मार पाता। अगर हालात बिगड़ते तो बॉस अपनी बर्जर्क स्किल ट्रिगर कर देता और हम सबको मार डालता। जियांग फे ने मन ही मन सोचा। वो जानता था कि एक बार बॉस ने बर्जर्क एक्टिवेट कर लिया तो जियांग फे अपनी सारी स्किल्स लगाकर भी बॉस को टैंक नहीं कर पाता। डिंग! The outpost of Twilight City has been destroyed. 3,000 honor points has been awarded to all players of Dawnlight City. जब जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर ने जनरल को मारा तो एक अनाउंसमेंट हुई। उसी वक्त डॉनलाइट सिटी के सारे प्लेयर्स को एक परमानेंट बफ मिल गया था। मॉन्स्टर से मिलने वाला एक्सपीरियंस 5% बढ़ गया था और आइटम ड्रॉप रेट 10% बढ़ गया था। क्योंकि जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर इकलौते ऐसे प्लेयर्स थे जो बॉस से लड़े थे, इसलिए उन्हें ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले जिससे उनका लेवल तुरंत बढ़ गया। उस पॉइंट पर जियांग फे लेवल 45 पर पहुंच गया था।
अब उसे अबिस क्रिस्टल इस्तेमाल करने के लिए लेवल 49 तक पहुंचने में बस 4 लेवल्स और चाहिए थे। रिवॉर्ड्स यहीं खत्म नहीं हुए। बॉस के जमीन पर गिरते ही जियांग फे के लूट करने के लिए कुछ आइटम्स भी थे। पहला आइटम एक सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। जनरल्स मेडल, एक्सेसरी, लेजेंडरी, वाइटैलिटी प्लस 100, इक्विप, ग्रांट्स अ पैसिव स्किल ऑरा ऑफ लीडरशिप, increases attack and defense by 5% to all allied players within 100 meters. Equip, grants a passive skill unflinching, reduces all incoming damage by 20%. Effect stackable with other damage reduction skills. Equip requirement major general rank. हो जरा, इसे देखो। तुम्हें ये चाहिए? जियांग फे ने पूछा। वो एक्सेसरी दमदार तो था, पर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा ही थी। भले ही जियांग फे आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर वो उस रैंक तक नहीं पहुंच पाया था। सच कहा जाए तो गिल्ड में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास उस मेडल को पहनने की रिक्वायरमेंट हो। यहां तक कि लिटिल रेन भी, जिसने अभी अभी दसियों हजार प्लेयर्स को मारा था, वो बस सीनियर कर्नल तक ही प्रमोट हो पाया था। वो मेजर जनरल से बस एक रैंक पीछे था। गेम डिजाइनर्स ने उस बॉस को इस तरह बनाया था कि उसे तब मारा जा सके जब एवरेज प्लेयर लेवल 50 से 60 के बीच पहुंच जाए। तब तक ज्यादातर पीवीपी के दीवाने पहले ही मेजर जनरल रैंक्स तक पहुंच चुके होते। जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर की जोड़ी ने गेम का डिजाइन ही तोड़ दिया था। डिफेंस, इग्नोर अटैक एट्रीब्यूट और बेहतरीन लाइफ स्टील इफेक्ट्स होने की वजह से उस लेवल 60 के बॉस को लेवल 40 के 2 प्लेयर्स ने मिलकर मार गिराया था। भले ही उस आइटम की कोई लेवल रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर रैंकिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। अभी कोई भी एवरेज प्लेयर इतनी जल्दी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें ये बिली बॉय को दे देना चाहिए। शायद उसे इसमें इंटरेस्ट हो, 7 स्टार वॉरियर ने बिना किसी परवाह के कहा। अभी उसकी रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट थी। लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 1 महीने तक इस मैप में लगातार लड़ना पड़ता, जो सीधे शब्दों में बस टाइम की बर्बादी थी। सही कहा, बिली बॉय ही वो इकलौता इंसान है जो इसे इस्तेमाल कर सकता है और करेगा। जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। भले ही लिटिल रेन की रैंक बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पर यह आइटम किसी मैजिशियन के लिए सही नहीं था। दूसरी तरफ अगर बिली बॉय इस मैप में प्लेयर्स के एक बड़े ग्रुप को लीड करते हुए अपनी पार्टी कॉन्फ़िगरेशन में कमांडर्स मोड इस्तेमाल करता, तो वो मेजर जनरल की रैंक बहुत जल्दी हासिल कर सकता था। बॉस से गिरने वाला दूसरा आइटम एक क्वेस्ट आइटम था, एनिमी जनरल्स हेड। ये बॉस का कटा हुआ सिर था। यह आइटम एक क्वेस्ट सबमिट करने के काम आता था, जिसके बदले प्लेयर को काफी सारे ऑनर पॉइंट्स मिलते। ज्यादा से ज्यादा ये अमाउंट किसी प्लेयर की रैंक को 0 से सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल तक बढ़ा सकता था। छोड़ो यार, इसे भी बिली बॉय को दे दो, 7 स्टार वॉरियर ने आंखें घुमाते हुए कहा। भले ही बॉस को जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर ने मारा था, पर बैटलफील्ड मैप में स्पॉन होने वाले इस तरह के बॉस से कोई काम का इक्विपमेंट गिरने के चांसेस बहुत कम थे। वो बिली बॉय जैसा नहीं था, इसलिए उसे रैंक्स की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है फिर, अब जब बात यहां तक आ ही गई है, तो अगर मेरे हाथ कोई अच्छी एक्सेसरी रेसिपी लगी तो तुम वो दमदार एक्सेसरी पाने वाले पहले इंसान होगे। जियांग फे ने उस बेचारे को तसल्ली देते हुए कहा। क्योंकि जियांग फे और 7 स्टार वॉरियर दुश्मन के जनरल को इतनी आसानी से हराने में कामयाब हो गए थे, इसलिए उसे अपने खुद के शहर के जनरल की फिक्र सताने लगी थी। वो बस यही दुआ कर सकता था कि उनका जनरल भी दुश्मन जितना ही ताकतवर हो। आने वाले टाइम में उसे कम से कम डिफेंस की तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा और उसे अपने जनरल के मारे जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आउटपोस्ट जनरल की अटैक पावर बहुत ही खतरनाक थी। रैंडम प्लेयर्स को मारने से भी उसकी हेल्थ रिस्टोर हो जाती थी। अगर प्लेयर्स ठीक से कोऑपरेट ना करें तो चाहे 10 लाख प्लेयर्स ही क्यों ना आ जाएं, बॉस उन सबको साफ कर देगा। बॉस जितना ज्यादा मारता उसका डैमेज उतना ही बढ़ जाता, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो जाता। मारने पर डैमेज बढ़ाने और हेल्थ रिस्टोर करने वाले इस तरह के बॉस से लड़ने के लिए प्लेयर्स के एक समंदर की नहीं बल्कि एक एलीट टीम की जरूरत होती। मैं बैटलफील्ड से जुड़ी हर चीज तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूं। अगर गिल्ड में किसी को पीवीपी पसंद है तो उन्हें भी साथ ले लो। जियांग फे ने कटा हुआ सिर और जनरल्स मेडल बिली बॉय को पकड़ाने के बाद उससे कहा। क्या तुम जाने वाले हो? बिली बॉय ने पूछा जब उसने देखा कि जियांग फे अपना ड्रैगन समन करने की तैयारी कर रहा था। हाँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उसे प्लेयर्स का सिर काटने के बजाय लेवल्स फार्म करने में लगाता। जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अलविदा कहा। इस पॉइंट पर उसकी पहली प्रायोरिटी लेवल्स फार्म करना था, ताकि वो जल्द से जल्द अबिस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सके। सोचो जरा किसी को कैसा लगेगा जब जियांग फे पलक झपकते ही लेवल 49 से लेवल 59 पर पहुंच जाएगा। अभी प्लेयर्स के एवरेज लेवल और स्ट्रेंथ को देखते हुए किसी के लिए भी दूसरे शहर के कैंप या आउटपोस्ट पर रेड करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए जियांग फे डॉनलाइट सिटी के आउटपोस्ट की रखवाली की जिम्मेदारी बिली बॉय को सौंपने में पूरे कॉन्फिडेंस में था। जब जियांग फे वापस मेन वर्ल्ड में आया तो वो इजाबेला को साथ लेकर मैप में घूमने लगा। वो गिल्ड के लिए एक बढ़िया लेवल 40 का लेवल फार्मिंग स्पॉट ढूंढ रहा था। उसने लेवल 40 के डंजन्स खरीदने की इन्फॉर्मेशन के लिए स्मार्ट टोमाटो को एक मैसेज भी भेजा था। अब जब जियांग फे लेवल 40 या उससे ऊपर पहुंच गया था तो खुले मैदान में मॉन्स्टर्स के जरिए लेवल्स फार्म करना बहुत बेकार तरीका था। अगर वो ऐसा करता तो उसे एक लेवल बढ़ाने के लिए कई दिनों तक रोजाना 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाता।
ये बहुत लंबा और बोरिंग काम था और एक ही चीज़ बार बार करने से तो वो पक ही जाता। उसकी काबिलियत को देखते हुए लेवल्स फार्म करने का सबसे बढ़िया और तेज तरीका अकेले किसी डंजन में रेड करना ही था। अफसोस की बात थी कि बॉटम ऑफ द ब्लड पूल अब उसके लिए बहुत कमज़ोर हो चुका था। उस डंजन से मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत कम था, इसीलिए उसने एक सही डंजन या उससे भी बढ़िया कोई सीक्रेट डंजन ढूंढने में थोड़ा टाइम और मेहनत लगाने का फैसला किया। अगली सुबह जल्दी जियांग फे ने लॉग आउट किया और नाश्ता करके घर से निकल गया। इस बार जियांग फे स्कूल नहीं गया। उसने यूरोप की यूरेनियम माइंस के बारे में सर्च करने के लिए एक इंटरनेट कैफे ढूंढ लिया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई बहुत बड़ा राज नहीं थी। इंटरनेट पर बस एक क्विक सर्च करने से ही यूरोप में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार का पता चल जाता और 0541 ने उसकी पोजीशन रिकॉर्ड कर ली। यूरेनियम माइंस बहुत ज़रूरी थीं, पर यूरेनियम निकालना कोई आसान काम नहीं था। ये सोने की खदानों जैसी नहीं थीं, जहां चोर आसानी से घुसकर कुछ भी चुरा लेते। यूरेनियम माइंस की बहुत कड़ी सुरक्षा की जाती थी क्योंकि उनके पास जाना बहुत खतरनाक था। हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोटेक्शन के बिना तुम माइनिंग जोन तक पहुंचने से पहले ही मारे जा सकते थे। खदानों की पोजीशन कोई ऐसा राज नहीं था जिसे बहुत छुपाकर रखा गया हो। जब तक तुम्हारे पास मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन और ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ना हों, यूरेनियम की माइनिंग करना मौत को दावत देने जैसा ही था। मुझे उस जगह जाने के लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शिप चुराकर बच जाओगे, तो मैं भी तुम्हारा सारा कीमती यूरेनियम चुराकर मजे से निकल जाऊंगा। जब यूरेनियम माइंस की पोजीशंस रिकॉर्ड हो गईं, तो जियांग फे ने कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने बिना बताए घर से जाने के बजाय कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के बहाने सोचने शुरू कर दिए, वरना उसकी माँ पक्का उसे कुछ न कुछ सुनाती। खुद को तैयार करने के बाद जियांग फे ट्रेनिंग रूम में गया। वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर बहुत सीरियस था, क्योंकि उसने ओल्ड हाई की सिखाई हुई उस नेमलेस फिस्ट स्टाइल की ट्रेनिंग को कभी एक दिन के लिए भी स्किप नहीं किया था। जब स्कूल का टाइम खत्म हुआ तो जियांग फे ने एकदम सही टाइमिंग बिठाई और घर वापस आ गया। माँ, 2 दिन बाद मुझे एक जगह जाना है और मुझे वहां 2 दिन लगेंगे, जियांग फे ने अपनी माँ को बताया। कहाँ? याद है, मैं कुछ टाइम पहले एक कॉम्पिटिशन में गया था। मेरे रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे और अब 2 दिन बाद एक रीमैच है, जियांग फे ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ और वो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आओ, उसकी माँ ने खुशी से कहा। भला कोई माँ अपने बेटे को आगे बढ़ने से क्यों रोकेगी? रात के खाने के बाद जियांग फे अपने कमरे में गया और उसने यूरेनियम चुराने के प्लान्स डिस्कस किए। उस रात से पहले 0541 लगातार हाइबरनेशन मोड में था ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचा सके। कोई नहीं जानता था कि माइंस में क्या होने वाला है, इसलिए 0541 को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना था। रात के 10 बजे जियांग फे ने गेम में फिर से लॉग इन किया। उस बड़ी वॉर के बाद बैटलफील्ड का माहौल शांत हो चुका था। खासकर जब से डॉनलाइट सिटी के हर इंसान को एक परमानेंट एक्सपीरियंस बूस्ट बफ मिला था, वो सब इसके फायदे उठाने के लिए पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। इसलिए अब बैटलफील्ड मैप पर ज्यादा प्लेयर्स नहीं बचे थे, क्योंकि वो सब वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में जा चुके थे। जो मैप्स पहले खाली पड़े थे वो अब प्लेयर्स से भरे हुए थे। कई छोटे और एवरेज साइज वाले गिल्ड्स ने तो अपने मेंबर्स के लिए बहुत सारे फील्ड्स पर कब्जा भी कर लिया था। लगभग 2/3 प्लेयर्स बैटलफील्ड मैप छोड़ चुके थे। फिर भी बिली बॉय पीवीपी का एब्सोल्यूट चैंपियन बनकर अपनी धाक जमाने के लिए उस मैप में टिका रहा। वहां बहुत से ऐसे पग प्लेयर्स थे जिन्हें बड़े स्केल वाली पीवीपी वॉरफेयर पसंद थी। जिन्हें ये पसंद था वो सब बिली बॉय के साथ जुड़ गए। एम्पीरियल ड्रैगन के अपने पीवीपी एंथुजियास्ट्स के साथ मिलकर उनकी गिनती 45,000 प्लेयर्स तक पहुंच गई। भले ही ये गिनती बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी बिली बॉय के कमांडर रहते हुए वो एक ऐसी सिटी बनकर खड़े रहे जिसे हराना नामुमकिन था। हो, वो आदमी सच में पीवीपी का किंग है, लेडी कैसनोवा की रिपोर्ट सुनने के बाद जियांग फे ने खुश होकर कहा। बिली बॉय की कमाल की लीडरशिप ने अनगिनत पग प्लेयर्स को एम्पीरियल ड्रैगन का बैकअप बनने के लिए अट्रैक्ट किया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो प्लेयर्स इंडिपेंडेंट थे। जियांग फे को उनका खर्चा उठाने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं थी। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो वो ऐसे एक्सपेंडेबल प्लेयर्स थे जो बिली बॉय की लीडरशिप वाली आर्मी के साथ जंग में जाने के लिए हमेशा तैयार थे। ये तो बिना कहे ही मान लेना चाहिए कि बिली बॉय जैसा प्रोफेशनल प्लेयर सच में बहुत कीमती है, रोजेट रोज ने कहा। जियांग फे को गिल्ड मैनेजमेंट से जुड़े किसी भी मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी चीजों को दूसरों के भरोसे छोड़कर जियांग फे लेवल 40 के डंजन्स की तलाश में निकल पड़ा। तभी अचानक स्मार्ट टोमाटो ने जियांग फे को कॉन्टैक्ट किया। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई लेवल 40 का डंजन मिल गया? जियांग फे ने उम्मीद से पूछा। नहीं, बात कुछ और है, स्मार्ट टोमेटो थोड़ा झिझका। ओह, तो क्या ये कोई सीक्रेट डंजन है? नहीं। क्या ये कोई ट्रेजर टेस्ट है जिसकी रखवाली कोई दमदार बॉस कर रहा हो? वो भी नहीं। यार, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जियांग फे के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से स्मार्ट टोमाटो उसे कॉन्टैक्ट करता। असल में मेरे पास यहाँ एक रेयर प्रोफेशन प्लेयर है। क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? स्मार्ट टोमाटो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में रोजेट रोज से बात करनी चाहिए थी, जियांग फे ने थोड़े गुस्से में कहा। वो जानता था कि किसी प्रोफेशन प्लेयर का मतलब था किसी दूसरे गिल्ड से उसे तोड़कर लाना।
इस तरह के मामले रोजेट रोज को ही हैंडल करने चाहिए थे। बात यह है कि स्मार्ट टोमेटो फिर से झिझका। ये बात साफ थी कि स्मार्ट टोमेटो जानता था कि रोजेट रोज एक बहुत ही चालाक बिजनेसवुमन है जो किसी भी चीज की कीमत आसानी से कम करवा सकती थी जिसे वो खरीदने वाली हो। इसी वजह से स्मार्ट टोमेटो उससे बात करने में बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि वो जियांग फे से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसके पास रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन खरीदने के मामले में जियांग फे से ज्यादा दिलदार कोई नहीं था। ठीक है, इस प्लेयर का प्रोफेशन क्या है? जियांग फे ने बिना ज्यादा सोचे पूछा। ये प्लेयर एक हिडन क्लास है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये ब्लैकस्मिथ क्लास का एक एडवांसमेंट है। अभी वो एक बड़े गिल्ड में है पर मैं उससे गलती से टकरा गया था। उसने कहा कि वो किसी बेहतर जगह जाना चाहता है। वो एक ऐसे गिल्ड में जुड़ना चाहता है जो उसके पोटेंशियल को और बढ़ा सके। स्मार्ट टोमेटो ने कहा। स्मार्ट टोमेटो ने जो कहा वो सिर्फ आधा सच था। एक कंस्ट्रक्टर से मिलने वाली बात तो सच थी पर उस प्लेयर का किसी बेहतर गिल्ड में जाने का कोई प्लान नहीं था। जब स्मार्ट टोमेटो को उस प्लेयर की वैल्यू के बारे में पता चला तो उसने जानबूझकर उस प्लेयर के मन में अपने ही गिल्ड के खिलाफ आग भड़का दी थी। एक तरह से कहा जाए तो स्मार्ट टोमेटो ने उस कंस्ट्रक्टर को जियांग फे को बेचने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। ये एक ऐसा तरीका था जिसे स्मार्ट टोमेटो जैसे प्लेयर्स बहुत मजे से इस्तेमाल करते थे। उन्हें तरीकों से कोई मतलब नहीं था, बस नतीजे से फर्क पड़ता था। उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं बेची बल्कि वो एक कदम आगे बढ़कर प्लेयर्स को दूसरे गिल्ड में तोड़ने के काम में भी घुस गया था। कंस्ट्रक्टर? उसके पास किस तरह के पर्क्स हैं? जियांग फे ने पूछा। अगर ये कोई नॉर्मल प्रोफेशन होता तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती। रेयर क्लास और हिडन क्लास की इंटरनेट पर ना के बराबर इन्फॉर्मेशन होती थी। कोई भी उनके पर्क्स के बारे में ठीक से नहीं बता सकता था। एक कंस्ट्रक्टर गिल्ड की टेरिटरी बिल्डिंग को मजबूत करने में मदद कर सकता है। वो ना सिर्फ बिल्डिंग को जल्दी बना सकता है बल्कि वो टावर्स को भी अपग्रेड कर सकता है। कंस्ट्रक्टर्स बहुत काम के थे, खासकर जियांग फे के लिए। इसीलिए उसने इस बारे में जियांग फे को कांटेक्ट करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई थी। वो कंस्ट्रक्टर अपने अभी के गिल्ड में किसी काम का नहीं था। चूंकि डॉनलाइट सिटी में टेरिटरी वाले गिल्ड्स सिर्फ एम्पीरियल ड्रैगन और दी एरिस्टोक्रेट्स ही थे, इसलिए उसकी वैल्यू दूसरे गिल्ड्स में कभी नहीं चमक पाती। इसलिए अगर वो एम्पीरियल ड्रैगन का हिस्सा बनता तो गिल्ड के लिए उसकी वैल्यू एक इक्विपमेंट प्रोड्यूसर के तौर पर जियांग फे को भी पीछे छोड़ देती। क्या ऐसी भी कोई क्लास होती है? जियांग फे हैरानी से चिल्लाया। वो इस बात से परेशान था कि उसकी टेरिटरी बिल्डिंग बहुत धीमी थी। इस कंस्ट्रक्टर का आना तो उसके लिए वरदान साबित होने वाला था। हे। अब जबकि जियांग फे इसके लिए इतना एक्साइटेड था, स्मार्ट टोमेटो का प्लान काम कर गया था। यही वजह थी कि वो रोजेट रोज के बजाय जियांग फे के साथ बिजनेस की बात करना चाहता था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस आदमी को मेरे गिल्ड में लेकर आओ और जब वो जुड़ जाएगा तो मैं तुम्हें सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसे भेज दूंगा। उस कंस्ट्रक्टर के लिए मैं तुम्हें असली कैश दूंगा। 2 लाख।